सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था फाइनल अकाउंट के बारे में। आज की हमारी क्लास रहेगी कंपनीज कॉर्पोरेट अकाउंट। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि कंपनीज अकाउंट चालू करो, कॉर्पोरेट अकाउंट चालू करो, तो आज का हमारा सेशन होगा कंपनीज अकाउंट। आज की इस वीडियो में कंपनीज के शेयर और डिबेंचर के सारे कॉन्सेप्ट्स को खत्म करेंगे, थ्योरीज को खत्म कर लेंगे, इनका रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको खत्म करेंगे। अगली वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पढ़ाऊंगा, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ा चैप्टर है। शेयर्स एंड डिबेंचर्स में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो आज की क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट के पीछे जाएंगे, जो आप सीखने के लिए आए हो उसके पीछे जाएंगे। फिर अगला क्लास जो रहेगा शेयर्स का, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एमसीक्यूज बनाएंगे और उसको बनाते बनाते कुछ टेक्निक सिखाऊंगा। तो उससे पहले जो हमारा फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा था, उसमें पहला टेस्ट जो मैंने फ्री रखा था, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिसने सबसे हाई स्कोर किया, अभी और भी बहुत सारे लोगों ने पहला टेस्ट फ्री दिया, इसमें हाईएस्ट स्कोर गया है पूरा 40 में से 40 क्वेश्चन सही था जीतू कुमार साहू जी का। बहुत बढ़िया भाई। और एक नेमिन चंदेल जी का है जिसने सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत किया है। एक माहियो नाम लिखा हुआ है जिसने सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत किया हुआ है। एंड एक आक और भी था, कोई रानी जी है जिन्होंने सिर्फ 2 क्वेश्चन का गलत हुआ है। एंड सेजल जी का सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत हुआ है। श्रेया जी का 4 क्वेश्चन गलत है। एंड चलो, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आप लोगों को भी अगर फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करना है, उसके बाद बाकी टेस्ट सीरीज परचेस कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कशन वीडियो के लास्ट में करेंगे। पहले तो पढ़ाई चालू करते हैं, क्योंकि समय कम है, हमको पढ़ना जरूरी है। तो जिनको भी टेस्ट से रिलेटेड जानकारी होगी, जो हमारे चैनल में पहली बार आ जाए हैं या पहली बार देख रहे होंगे, वीडियो के लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कंपनीज के बारे में। कंपनी क्या है? आपने फाइनेंशियल अकाउंट खत्म कर दिया, अब आपका चालू होने वाला है कॉर्पोरेट अकाउंट। कॉर्पोरेट अकाउंट में कंपनीज क्या है, कंपनी क्या होता है? देखिए, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी जो है एक कृत्रिम व्यक्ति है। आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति, जिसको लॉ बनाता है, जो कानून के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जो लॉ क्रिएटेड बाय लॉ होता है, उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। ओके सर, याद हो गया। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका पृथक अस्तित्व होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी जिसका पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व क्या होता है? कंपनी के ओनर और कंपनी के मेंबर दोनों अलग अलग हैं। अगर ओनर को कुछ हो जाएगा तो कंपनी वैसे का वैसे ही रहेगा, कंपनी को कुछ हो जाएगा तो ओनर वैसे का वैसे ही रहेगा, दोनों सेपरेट लीगल है। ठीक है। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करता हूँ, जैसे मेरा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, एकल स्वामी। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो कोचिंग बंद हो जाएगा, अगर कोचिंग को कुछ हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन कंपनी जो होता है अपने मालिकों से सेपरेट होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों अलग अलग होते हैं। व्यवसाय का मालिक, उसके संचालक जो होते हैं, और कंपनी, दोनों अलग अलग है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, व्यवसायिक। इसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है इसका लाइफ जो है, इसका जीवन काल है जो अनंत है, शाश्वत उत्तराधिकार भी बोल सकते हैं। परपेचुअल, शाश्वत, मतलब कंपनी कभी भी खत्म नहीं होगी। इन्फिनिटी का साइन दिया हुआ है। इन्फिनिटी का साइन का मतलब होता है कंपनी एक बार चालू हो जाएगा, क्रिएट किया था लॉ ने, तो आप कुछ भी कर लो, कंपनी मर नहीं सकता, कंपनी बंद नहीं हो सकता। जब इसको पैदा करने वाला है अपना लॉ, तो खत्म भी करने वाला, बंद भी करने वाला लॉ है। तो लॉ से कंपनी चालू होता है और कानून से ही कंपनी बंद होता था। परपेचुअल एसोसिएशन, शाश्वत उत्तराधिकार, लाइफ इसका जिंदगी भर हमेशा चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होता। जो रिलायंस की कंपनी है, धीरू भाई अंबानी जी ने चालू किया था, फिर उसके बाद मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी चला रहे थे, अब उनके बेटे चलाएंगे, तो ये कंपनी का लाइफ कभी खत्म नहीं होने वाला। ओनर मर जाएगा फिर भी कंपनी चलता रहेगा। तो 3 पॉइंट बता दिए कंपनी के लिए। पहला, आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक अस्तित्व। तीसरा तुम्हारा परपेचुअल एसोसिएशन, शाश्वत उत्तराधिकार। एंड क्रिएटेड बाय लॉ भी मैंने बता दिया था, कानून के द्वारा बनाया जाता है। ठीक। एंड कॉमन सील, कंपनी का अपना एक कॉमन सील होता है। बिना कॉमन सील के कंपनी काम नहीं कर सकता। देखो, जैसे आप और मैं जो है ना, हम लोग नेचुरल पर्सन है। हम लोग क्या है?
प्राकृतिक व्यक्ति है, हम लोग हाथ से सील साइन लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी भी एक पर्सन है, अकाउंट में हमने पढ़ा था, वैसे ही कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन इसका हाथ पैर तो होता नहीं है, ये साइन तो कर नहीं सकता। तो कंपनी की तरफ से कोई ना कोई आएगा और वो कंपनी का सील लगाएगा। इसके बाद यह माना जाता है कि कंपनी ने ट्रांजैक्शन किया, आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया। मान लो मैं कंपनी की तरफ से गया, किसी एग्रीमेंट पेपर में साइन करा और कंपनी का साइन सील लगा दिया, वो ट्रांजैक्शन मैं नहीं किया, कल चल के मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, कंपनी को ही बोलेंगे, ब्लेम कंपनी का ही होगा, क्योंकि सील किसका लगा है, कंपनी का। कंपनी परचेज कर सकता है, कंपनी सेल कर सकता है, कंपनी एग्रीमेंट कर सकता है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो आप और मैं एज अ ह्यूमन कर सकते हैं, वैसा कंपनी भी सारा चीज कर सकता है। बट इसके लिए कंपनी को क्या चाहिए भाई, कॉमन सील चाहिए, यही उसका साइन है। जो भी पर्सन जाएगा कंपनी के ओर से जाएगा और कंपनी का सील लगा देगा, तो मतलब लेन देन किसने किया है, कंपनी ने किया। तो आपके सामने मैंने 4 से 5 पॉइंट रखा है कंपनी के बारे में। इन पांचों पॉइंट को कई बार उनके फीचर्स भी बोला जाता है, विशेषताएं भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस में बहुत सारे टॉपिक आने वाले और अनलिमिटेड टॉपिक होते हैं कंपनीज में। मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराते चलता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा हुआ। तो सबसे पहले कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ। ओके सर, कंपनी को विधान द्वारा निर्मित किया जाता है, कंपनी को विधान द्वारा निर्मित किया जाता है, क्रिएटेड बाय लॉ। दूसरा क्या कहता है, कंपनी का क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति मतलब कानून ने बनाया। तीसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी, मालिक और उसके कंपनी दोनों सेपरेट है, दोनों अलग अलग है, किसी को भी कुछ होगा तो कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। परपेचुअल सक्सेशन, वंस कंपनी बन गया, क्रिएट बाय लॉ, लॉ ने बनाया तो लगातार चलता रहेगा। एंड उसके पास अपना क्या होता है, कॉमन सील होता है। और आप सभी को पता होगा कि कंपनी का अधिनियम क्या है, कंपनीज एक्ट क्या है। सो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, तो 2013 में कंपनी एक्ट बनाया गया था। तो मुझे एक डाउट आता है, क्या इसके पहले कंपनी नहीं हुआ करता था, क्या इसके पहले कब थी सर, पुराने थे। तो ओल्ड कंपनी एक्ट था 1956, 1956 था कंपनीज एक्ट। फिर उसको अमेंड किया गया, संशोधित किया गया और नया एक्ट बनाया गया 2013 में। तो आपको दोनों एक्ट पता रखना है, एक ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 एंड न्यू कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनी के बारे में जरा सा इंट्रोडक्शन हो गया। और पढ़ते हैं शेयर्स क्या है। अब हमारा चैप्टर जो है वो शेयर्स के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर से। आज के क्लास में हम प्रैक्टिकल नहीं जो बनाने वाले, बिल्कुल नहीं बनाएंगे आज प्रैक्टिकल। आपको मैं बेस इतना सारा दे दूंगा, कंपनी के बारे में इतना सारा सुन लोगे कि तुम खुद बोलोगे कि सर बहुत डिटेल में हमने सीखा आज क्या है कंपनी के बारे में। तो अगली वीडियो जो पढ़ेंगे उसमें सारा का सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा, क्वेश्चंस बनाना सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिखाऊंगा। बट आज नहीं, आज आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर आपको अच्छा पढ़ाई करना है तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी बाई थ्रू ऑफ थ्योरी, थ्योरी सीखना पड़ेगा। चलो आओ, शेयर्स क्या है। कई लोग पूछते हैं सर आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कैसे है। हम क्वेश्चन बना के थोड़ी ना क्लियर किया है, थ्योरी से क्लियर होता है, यहाँ लॉ लिखा होता है, यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, मैं इसको पकड़ा, मेरा प्रैक्टिकल इजी हो गया। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं शेयर्स। शेयर क्या होता है, शेयर, शेयर कंपनी के कैपिटल के छोटे छोटे हिस्सों को, पहले हिंदी में लिखा हूं उसको बता देता हूं फिर इंग्लिश में बताएंगे। शेयर कंपनी के कैपिटल के छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की इकाई को, इन्हीं हिस्से को शेयर्स कहते हैं। यूनिट ऑफ अ कैपिटल इज कॉल्ड अ शेयर। सर अगर ऐसा ही पढ़ना होता तो हम नेट से खुद से नहीं पढ़ लेते, समझाओ। यस मैं समझाता हूँ, सुनो क्या है। हाँ, मेरे कंपनी में मुझे कैपिटल की आवश्यकता है, कैपिटल का रिक्वायरमेंट है 50 लाख का। मुझे 50 लाख रुपए चाहिए अपने कंपनी को चलाने के लिए। ठीक, इस 50 लाख को चलाने के लिए एक ऑप्शन ये है कि मैं पूरा का पूरा पैसा लगा दूं अपने जेब से, पूरा 50 लाख लगा दूं अपने जेब से। ठीक, फिर मुझे डर लग रहा है कि अगर कंपनी नहीं चला तो पूरा का पूरा डूब जाएगा, मैं रोड में आ जाऊंगा, 50 लाख रुपए चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन था, मैं इन पैसों को पब्लिक से लगवा दूं कि जनता, आप मुझे 50 लाख रुपए दो, मैं कंपनी चलाऊंगा, तो जनता भी 50 लाख रुपए की होते। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जितने आपके कैपिटल हैं, इस कैपिटल का छोटा छोटा टुकड़ा बना लो, इस कैपिटल को जनता के साथ बांट लो, इस कैपिटल को जनता के साथ बांट लो। कैसे, 50 लाख जो शेयर्स आपको कैपिटल चाहिए उसका 10 रुपए से डिवाइड कर देते हैं, तो बचा कितना, 5 लाख टुकड़े बना दिया कैपिटल के, मैंने छोटे 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 टुकड़े बना दिए, 5 लाख टुकड़ा बना दिया मैंने।
और एक टुकड़े का कीमत, एक पार्ट का कीमत, एक टुकड़े का कीमत मैंने कितना रख लिया, 10 रुपए लिख लिया। और मैं अब पब्लिक को ऑफर देता हूं कि पब्लिक जनता आप 10 रुपए लगा और मेरे कंपनी के मालिक बन जाओ। और जनता तो जनता, वो भी भारतीय जनता, 10 रुपए में किसी कंपनी का मालिक बनने का मौका मिलेगा तो क्यों नहीं बनेंगे जी। तो पब्लिक आता है, कंपनी को 10 रुपए देता है और कंपनी से एक इसके कैपिटल का छोटा सा हिस्सा लेके चले जाता है। फिर एक पब्लिक आएगा, 10 रुपए देगा और छोटा सा हिस्सा एक टुकड़ा लेके चल जाएगा। तो ऐसे करते 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 मेरी कंपनी ने अपने कैपिटल को जनता के साथ क्या कर दिया, शेयर कर दिया, पब्लिक के साथ बांट दिया। इसलिए इस टुकड़े को क्या बोला जाता है, शेयर। कैपिटल का एक छोटा सा टुकड़ा, कैपिटल का एक छोटा सा यूनिट, जिसको क्या बोला जाता है, शेयर। और इस तरीके से शेयर्स का थ्योरी चालू होता है आपका। ठीक, अब आपको ये समझना है, ये जो शेयर है ये बनता किससे है। शेयर बनता है किससे सर, कैपिटल का एक पार्ट, एक टुकड़ा, जिसको आप किसके साथ शेयर कर, शेयर समझते ना, हम जनरली स्कूल में टिफिन शेयर करते थे, लाइक कैपिटल शेयर कर रहे हो। तो शेयर कैपिटल का एक पार्ट होता है जिसको हम शेयर करते हैं किसके साथ, पब्लिक के साथ शेयर करते हैं। अगर पब्लिक ने एक टुकड़ा खरीदा तो वो शेयर, अगर पब्लिक ने बहुत सारे टुकड़े खरीद लिए, शेयर छोटे 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 बहुत सारे खरीद लिए, तो वो बन जाता है, यस सर सही बोले, उसको स्टॉक बोला जाता है। जो स्टॉक मार्केट है वो भी इसी पर निर्भर है। अगर आप एक खरीदते हो एक, तो वो शेयर। लेकिन जब एक से ज्यादा शेयर खरीदते हो तो शेयर्स का ग्रुप आ गया, तो शेयर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, स्टॉक बोलेंगे। ठीक है सर, आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक बार शुरू से आपको समझाता हूँ कंपनी, और इसको समझाते समझाते एक नया टॉपिक भी इसी के साथ चालू कर दूंगा, बने रहना मेरे साथ क्लास में। ठीक है, कंपनी को चाहिए कैपिटल, 50 लाख का कैपिटल चाहिए। कंपनी किसको अप्रोच किया, पब्लिक को। पब्लिक को लालच देता है कि पब्लिक आओ मेरे कंपनी के मालिक बन जाओ और सिर्फ और सिर्फ कितना रुपए दो, 10 रुपए दो। ठीक है, तो कंपनी में 10 रुपए पब्लिक ने लगाया, ये है वो पब्लिक। इसका नाम रख लेते हैं हम रामू। रामू ने 10 रुपए दिया, तो रामू को इस 10 रुपए के बदले क्या मिलेगा, रामू के हाथ में इस 10 रुपए के बदले क्या रहेगा, एक शेयर रहेगा। तो रामू उस शेयर को लेकर क्या करेगा, रामू बोलेगा कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सर रामू जाकर उस ऑफिस में कंपनी के मालिक के चेयर में बैठ जाएगा, नहीं। बस ये बोलेगा कि मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मतलब मैं मालिक हूं। लेकिन मैं जाकर कंपनी को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, कंपनी को मैनेज नहीं कर पाऊंगा, कंपनी को चलाने नहीं लग जाऊंगा। क्योंकि कंपनी क्या करती है, अपने मेजर स्टॉक को, अपने बहुत ज्यादा हिस्से को, अपने शेयर्स का बहुत ज्यादा हिस्सा, 90% 80% तो अपने पास ही रखती है, खुद ही पैसा लगाती है। और कुछ कुछ लोगों से पैसा लगवाती है जो मेजर लोग होते हैं, जो डायरेक्टर बन जाते हैं। और कुछ पैसा वो पब्लिक से लाती है। अभी जब शेयर मार्केट में आईपीओ आता है, आईपीओ क्या करता है, कंपनी का पूरे के पूरे शेयर का थोड़ा सा हिस्सा पब्लिक को देते हैं, बाकी उसके पास ही रखते हैं, अपने स्टॉक को अपने पास ही रखते हैं। खैर वो बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा, आईपीओ और शेयर मार्केट की तरफ चल जाएंगे, कभी समय मिलेगा आपका पेपर वगैरह हो जाएगा, तब हम कभी इसको बैठकर सीखेंगे कि क्या चीज था। बट अभी मुद्दे पर आते हैं। तो ये जो रामू ने 10 रुपए दिया और रामू को 10 रुपए का क्या मिल गया, शेयर मिल गया। तो रामू क्या बन गया, यस, शेयर होल्डर बन गया। रामू क्या बन गया, अंशधारी, ओनर बन गया, शेयर होल्डर बन गया। ठीक है, अब अगर इसके पास बहुत ज्यादा शेयर आ जाएगा तो ये कंपनी को क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। सपोज करो इसके पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी आ जाएगा स्टॉक, तो ये कंपनी को मैनिपुलेट भी कर सकता है, ओनर भी बन सकता है, डायरेक्टर की सीट में बैठ सकता है। तो जो डायरेक्टर होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा शेयर्स होते हैं, राइट। तो रामू के पास शेयर मिला, शेयर से बन गया शेयर होल्डर और ओनर बन गया। तो इसके पास क्या अधिकार है, अब इसको मिलेगा क्या, जो जिसने भी शेयर खरीदा है उसको हर साल के प्रॉफिट में से एक टुकड़ा मिलेगा, हर साल के प्रॉफिट में से एक टुकड़ा मिलेगा। किसके प्रॉफिट में से, कंपनी के प्रॉफिट में से इसको इसका टुकड़ा मिलेगा, छोटा सा टुकड़ा, छोटा शेयर खरीदा तो छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा। इसी प्रॉफिट के पार्ट को बोला जाता है लाभांश, डिविडेंड, राइट। इसी को क्या बोला जाता है, डिविडेंड, लाभांश बोला जाता है। तो एक बार अगर आप शेयर खरीदते हो तो तुम क्या बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो।
तो इससे तुमको क्या फायदा मिलेगा? इससे नंबर वन फायदा मिलेगा कि जब जब कंपनी कोई प्रॉफिट कमाएगी तो मेरे हिस्से का मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तुम्हारे हिस्से का प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे। वो प्रॉफिट किसका है? वो कंपनी का है। तो तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड, लाभांश बोला जाता है। ठीक है, तो जब तुम शेयर खरीदोगे तो तुम शेयर होल्डर बन जाओगे, तुमको क्या मिलने लग जाएगा? डिविडेंड मिलने लग जाएगा। डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है सर। यस, डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं। इफ कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड देगा, अगर कंपनी को लॉस में तो डिविडेंड नहीं देगा। ठीक है, और क्या फायदा मिल जाएगा? आपके पास मिल जाएगा वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स। अगर आप में से कभी कोई शेयर खरीद के रखा होगा, अगर शेयर होल्डर होंगे, आपने शेयर मार्केट से कुछ शेयर खरीदा होगा, तो जब भी कंपनी का मीटिंग होता है तो एक मैसेज आता है, एक ईमेल आता है, एक मेल आता है जिसमें वोटिंग राइट्स के बारे में रहता है कि इस दिन इतने इतने बजे मीटिंग होगा कि आपको अपना वोटिंग करना। तो हम नहीं जाते, जनरली हम डिविडेंड लेने के लिए बैठे रहते हैं और पैसा बढ़ने के लिए बैठे रहते हैं। तो आप शेयर होल्डर बन जाओगे, आपको प्रॉफिट का टुकड़ा डिविडेंड मिलेगा और आपको क्या मिल जाएगा? वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। ये फीचर पढ़ रहे हैं हम लोग किसके बारे में? शेयर्स के बारे में। ठीक है सर। अब बात करूं मैं कंपनी पब्लिक, तैयार रहना, अच्छा टॉपिक अभी निकलने वाला है इससे। कंपनी को और फंड चाहिए, और फंड चाहिए, और कंपनी ने शेयर दे दिया, बोले इससे ज्यादा शेयर दूंगा तो पब्लिक के पास ज्यादा शेयर चल जाएगा, मेरे पास कम रहेगा, मेरा ओनरशिप कम हो जाएगा। तो कंपनी बोलता है मुझे और पैसा चाहिए, तो अब मैं क्या करूं? तो कंपनी पब्लिक को बोलता है कि पब्लिक हेलो, क्या तुम मुझे उधारी दोगे? कौन मांग रहा है? कंपनी मांग रहा है। किससे? पब्लिक से, कि पब्लिक क्या तुम मुझे उधारी दोगे? तो पब्लिक बोलता है कि उधारी मैं तुमको दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? तो सुनो सर, अब कंपनी को और पैसा चाहिए, मान लो 50 लाख और चाहिए। ये पब्लिक के पास गया, इसका भी इसने, इस 50 लाख का भी इसने छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, छोटे छोटे टुकड़े बना लिए। अब एक पब्लिक आया और 10 रुपए का उधारी दिया। पब्लिक आया, 10 रुपए का उधारी दिया। तो पिछले टॉपिक में क्या हुआ था? पब्लिक आया था, कंपनी को 10 रुपए का कैपिटल दिया था। दोनों टॉपिक को एक साथ चलाते जाता हूं ताकि तुमको क्लियर हो जाए, 15-10 मिनट लगेगा, मजेदार टॉपिक है। पब्लिक आया, 10 रुपए का कैपिटल दिया। पब्लिक क्या बन गया था उस समय? शेयर होल्डर बन गया था। और क्या बन गया था? ओनर, अंशधारी, मालिक बन गया था। अब पब्लिक आया, 10 रुपए का क्या दिया है आपको? लोन दिया है। तो जैसे पब्लिक ने 10 रुपए का लोन दिया तो कंपनी भी उसको कुछ देगा ना, एविडेंस पेपर तो देना पड़ेगा, सबूत तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या उसको पेपर मिला था? यहाँ पर उसको शेयर का सर्टिफिकेट मिला था उस 10 रुपए के बदले। लेकिन अब 10 रुपए के बदले कंपनी को क्या, पब्लिक को क्या मिलने वाला है? जो पेपर का टुकड़ा मिलने वाला है, इसको बोलते हैं डिबेंचर, ऋण पत्र बोलेंगे। अब जो टुकड़ा मिलने वाला है इस पब्लिक को, उसको क्या बोलेंगे? डिबेंचर, ऋण पत्र बोलेंगे। ठीक है, अगर आप एज अ कैपिटल लगाते हो कंपनी में, अगर आप कैपिटल लगाते हो कंपनी में, तो कैपिटल के बदले में जो सर्टिफिकेट पेपर मिलता है उसको क्या बोला जाता है? शेयर सर्टिफिकेट। और अगर तुमने पब्लिक, एज अ पब्लिक तुमने कंपनी को लोन दिया, उधारी दिया, उस लोन के बदले में जो तुमको एविडेंस पेपर मिलता है, जो सर्टिफिकेट मिलता है, उसको क्या बोला जाता है? डिबेंचर, ऋण पत्र बोला जाता है। तो ये आदमी क्या बन गया था? शेयर होल्डर, ओनर बन गया था। तो ये आदमी क्या बन जाएगा? डिबेंचर होल्डर बन जाएगा, ऋण पत्रधारी बन जाएगा। तो क्या ये मालिक है? नहीं, ये मालिक नहीं है, ये मनी लेंडर है, या उधारी देने वाला, या फिर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू, उसको मैं इसको क्या बोल देता हूँ? क्रेडिटर। कंपनी इसको वापस करेगी पैसा, क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों को सर थोड़ा सा ध्यान से देखो, दोनों अलग अलग लोग हैं। तो एक बार फिर से, अगर आप कैपिटल लगाते हो तो शेयर होल्डर बन जाते हो और शेयर खरीद लेते हो। अगर आप उधारी देते हो तो तुम डिबेंचर होल्डर बन जाते हो और तुमको ऋण पत्र मिलेगा। तो शेयर खरीदने से तुमको क्या मिल रहा था? राइट, डिविडेंड। तो डिबेंचर खरीदने से तुमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, ब्याज मिलेगा। अच्छा सर, डिबेंचर खरीदते हैं तो हमको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। और शेयर खरीदते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? डिविडेंड मिल जाता है। सर डिविडेंड कंपलसरी है क्या मिलना? लाभांश पक्का मिलेगा क्या? नहीं, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो देगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देगा, क्योंकि तू मालिक बना है। ये कौन है? उधारी दिया है, तो उधारी को ब्याज मिलना कंपलसरी है। कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को प्रॉफिट ना हो, तुमको ब्याज पक्का मिलेगा, इंटरेस्ट मिलना कंपलसरी है। तो पब्लिक को इंटरेस्ट मिलेगा
और कंपनी इंटरेस्ट पक्का देगी। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिला था? वोटिंग राइट्स मिला था। यहाँ पर तुमको क्या मिला था? वोटिंग राइट्स मिला था। यहाँ पर कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। तुम मालिक ही नहीं हो तो तुम कैसे वोट डालोगे? अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इसने 10 रुपए का कैपिटल लगाया, ये पैसा उसको कब मिलेगा? जो पब्लिक ने 10 रुपए का कैपिटल लगाया था और शेयर खरीदा था, ये पैसा पब्लिक को कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा सर। तुम मालिक हो, मालिक का पैसा जिंदगी भर कंपनी में लगा रहता है। कंपनी में मालिक का पैसा जिंदगी भर, जैसे मेरे कोचिंग में मेरा जो पैसा लगा है, ये परमानेंट लगा हुआ पैसा है, ये मुझे कभी नहीं मिलेगा। जिस दिन मैं अपना कोचिंग बंद करूंगा तो जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया सब निकाल पाऊंगा। वैसे ही जब कंपनी बंद होगी तब शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, अदरवाइज शेयर होल्डर को कभी पैसा नहीं मिलने वाला। परमानेंट कैपिटल है, परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है ये, परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है ये। दूसरा सर, डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर ने जो 10 रुपए लगाया, ये कब मिलेगा? सर कुछ समय के बाद पक्का लौटा दिया जाएगा, क्योंकि ये लोन होता है बेटा, और लोन का पैसा पक्का 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 वापस होता है, तो लोन का पैसा को वापस करना कंपलसरी है। तो जब पैसा वापस होता है ना, जब पैसा वापस होता है तो उसके लिए एक वर्ड बना हुआ है, और जब पहली बार पैसा लगाया जाता है तो उसके लिए वर्ड बना हुआ है। तो सुनना ध्यान से, तो तुम जब पहली बार पैसा लगाए थे तो कंपनी उस समय इशू करता है। जब तुम पैसा लगाते हो और तुमको शेयर मिल जाता है तो कंपनी पहली बार इशू कर रहा है, पहली बार शेयर या डिबेंचर देख रहा है, पहली बार दोगे तो उसको क्या बोलते हैं? इशू। फिर 5 या 10 साल के बाद जब ये पैसा वापस किया जाता है, 5 या 10 साल के बाद जो पैसा वापस किया जाता है उसको बोला जाता है रिडम्पशन। हाँ, इशू करने को बोला जाता है निर्गमन, और रिडम्पशन करने को बोला जाता है शोधन। ठीक है, तो जब पब्लिक पहली बार पैसा दिया, कंपनी ने पहली बार उसको शेयर दिया या डिबेंचर दिया, उसको बोला जाता है इशू। यही तुम्हारा टॉपिक, अभी उसी में जाएंगे। और कुछ सालों के बाद शेयर का पैसा तो वापस नहीं होता, तो शेयर का रिडम्पशन नहीं होता है, मतलब शेयर का अंशों का शोधन नहीं होता है, लेकिन ऋण पत्रों का रिडम्पशन, डिबेंचर्स का रिडम्पशन है, डिबेंचर ऋण पत्रों का शोधन होता है। परमानेंट कुछ समय के बाद वापस कर दिया जाएगा। तो मैं ये पूरे को इरेज करता हूं, और आप लोग बताना सीधी सीधी बात। बड़बड़ाते रहना, टाइप नहीं कर पाओगे, और अभी वैसे भी कमेंट वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन बोलते रहो, बोल बोल के पढ़ो, कुछ कॉपी निकाल लो, कुछ लिखते रहो, तो मजा आएगा तुमको भी, साथ में क्लासरूम में पढ़े जैसा। ठीक, कंपनी ने पब्लिक को शेयर दिया तो इसको क्या बोलेंगे सर? इशू। ठीक है, कंपनी ने पब्लिक को डिबेंचर दिया, इसको क्या बोलेंगे? इशू। फिर पैसा इसके पास है और इसके पास शेयर है, इस शेयर के बदले में इसका पैसा जो लगाया था वापस कब मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बोला जाता है परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। परमानेंट सोर्स है, पक्का लग जाएगा। लेकिन इस पब्लिक ने जितना लोन दिया था, क्या ये इसको वापस मिलेगा? हाँ मिलेगा। मान लो कितने साल के बाद मिलेगा? 5 साल के बाद मिलेगा। तो 5 साल के बाद उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिडम्पशन, शोधन बोला जाता है। पहले क्या होता है सर? आप लोग देखो, पहले होता है इशू, उसके बाद होता है रिडम्पशन। पहले होता है इशू, उसके बाद होता है रिडम्पशन। ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर मैं सीधा जंप करता हूं, इसी टॉपिक के ऊपर हम सीधा जंप करते हैं इस टॉपिक में। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा हुआ है, मैं पीडीएफ जो डालूंगा उसमें हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लेना। और ये इतना छोटा डिटेल है, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको ना सिर्फ ये हेडिंग्स दिखाता हूँ। थ्योरी आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना अपने अपने मीडियम में, मैं आपको सीधा हेड्स दिखाता हूँ। हेड्स आपको दिख जाए तो फिर मेरा काम बन जाए। एक ही पिक्चर में पूरा का पूरा लाना इम्पॉसिबल था, बट कोशिश करा मैं। चलो, शेयर और डिबेंचर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखता है? मीनिंग, आप मीनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, कैपिटल का एक टुकड़ा को क्या बोलते हैं? शेयर। लोन के एक टुकड़े को क्या बोलते हैं? डिबेंचर। हो गया मीनिंग तुम्हारा, पहला पॉइंट डन। दूसरा पॉइंट, ओनरशिप। ओनरशिप बोलो, जो आदमी शेयर खरीदता है वो क्या बन जाता है? शेयर होल्डर, और वो क्या बन जाता है? ओनर। और जो आदमी डिबेंचर खरीदता है वो क्या बनता है? आउटसाइडर, बाह्य व्यक्ति बनता है। क्रेडिटर या मनी लेंडर बन गया, उधारी देने वाला बन गया। ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ।
रिटर्न्स, चलो रिटर्न, शेयर खरीदोगे तो उसके बदले तुमको क्या मिलेगा? राइट, क्या मिलेगा? डिविडेंड। और डिबेंचर्स खरीदोगे तो उसके बदले क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, ब्याज मिलेगा। डिविडेंड मतलब लाभांश मिलेगा। बढ़िया सर। रिस्क, दोनों में से कौन रिस्की ज्यादा लग रहा है तुमको बताओ? डिबेंचर खरीदोगे तो कुछ समय के बाद वापस भी आएगा और फिर ब्याज मिलेगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो भी ब्याज मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो भी ब्याज मिलेगा। तो डिबेंचर रिस्क है कि नहीं है? नो सर, रिस्क फ्री हो गया। लेकिन कौन सर? शेयर्स में रिस्क है, बिल्कुल है। तो जो मालिक बनता है उसको तो रिस्क होगा। पैसा कब मिलेगा? नहीं पता कब मिलेगा। परमानेंट लग गया? हाँ लग गया। वापस आएगा? नहीं आने वाला। और प्रॉफिट कंपनी देगा तो रखूंगा डिविडेंड, नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। वही तो मालिक होता है। तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, शेयर्स में रिस्क ज्यादा, डिबेंचर में रिस्क कम। ये टॉपिक भी होगा। वोटिंग राइट्स, किसको वोटिंग राइट्स है सर? शेयर होल्डर गेट अ वोटिंग राइट। शेयर होल्डर अंशधारियों को मत देने का, वोट देने का अधिकार होता है। ऋण पत्रों को, डिबेंचर्स होल्डर को वोट देने का राइट्स नहीं होता। टाइप ऑफ सिक्योरिटी, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया। ये सब जरूरत नहीं है सर। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंसेस थे जो मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको खत्म कर दिया। अब आते हैं हम शेयर्स। तो शेयर्स आपने थोड़ा बहुत सीखा, और साथ में शेयर सीखते सीखते मैं तुमको क्या सिखा दिया? डिबेंचर, ताकि मुझे अलग से फिर ये टॉपिक को रिवीजन ना लेना पड़े। ओके सर। टाइप ऑफ शेयर, शेयर्स के कितने टाइप होते हैं? वेल नोन टॉपिक है सर। हम सभी ने बचपन में या फिर कॉलेज में, और अभी अभी अगर बड़े हुए हो तो, और पहले से आप तैयारी कर चुके हो और एज आपका बढ़ चुका है, तो ये बहुत पहले आपने पढ़ा होगा सर। क्या? शेयर के टाइप, और दो टाइप आपको बहुत अच्छे से याद होगा। कौन सा सर? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। समता अंश, समता अंश पढ़ा होगा आपने, समता अंश। और एक हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रेफरेंस शेयर को पूर्वाधिकार अंश। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश। दोनों में क्या डिफरेंस है सर? दोनों के दोनों शेयर होल्डर है, दोनों के दोनों शेयर होल्डर। लेकिन शेयर होल्डर थोड़ा सा रिस्की सा दिख रहा था, पैसा भी समय पर नहीं मिलेगा और परमानेंट लग जाएगा, तो उसमें भी दो कैटेगरी निकाल दिया गया। देखो दो कैटेगरी कैसे बनती है। इक्विटी शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर को, समतांशधारियों को बोला होगा कि तुम्हारा तो परमानेंट लगा देंगे पैसा, तुमको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन तेरे को फुल पावर दिया जाएगा, पूरा का पूरा पावर दिया जाएगा। ठीक है, पावर ज्यादा दिया जाएगा, मनी का रिटर्न तुम उम्मीद मत करो। तो उसको क्या बोला जाता है? इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को क्या बोला जाता है? कि देखो तुम्हारा पावर कम कर देते हैं लेकिन तुमको कुछ पैसा हम दे देंगे, लेकिन तुम हो दोनों के दोनों शेयर ही। ठीक है, कैसे 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 सर? देखो, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी प्रॉफिट मालिक को बांटेगा। ठीक है। अरे एक बार बताना तो मुझे, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो पहले डिबेंचर होल्डर को मिलेगा कि शेयर होल्डर को मिलेगा? कंपनी को प्रॉफिट होगा तो पहले डिबेंचर्स होल्डर को मिलेगा, फिर शेयर होल्डर को मिलेगा। तो शेयर होल्डर्स का लाइन लगा हुआ है कि मेरे को पैसा दो, अब मेरे को पैसा दो, शेयर होल्डर बोल रहे हैं। तो शेयर होल्डर की भी दो कैटेगरी, एक इक्विटी शेयर होल्डर है और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। इन दोनों में पूछेंगे कि भैया तुम शेयर होल्डर हो? बोला हाँ मैं अंशधारी हूँ, शेयर होल्डर हूँ। कौन सा शेयर होल्डर? वाला प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब मेरे को प्राथमिकता मिली है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्राथमिकता मिली है कि मुझे इक्विटी से पहले पैसा मिलेगा, इसीलिए इसका नाम क्या लिखा गया है? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब मेरे को पूर्व अधिकार है कि हम मालिक है, मालिकों में भी हमको पहले मिलेगा। तो मालिकों में अगर तुमको पहले पैसा मिलेगा तो तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो जाओगे। सर कौन सा पैसा मिलेगा? दो टाइप का पैसा मिलेगा। डिविडेंड पहले तेरे को मिलेगा, और कंपनी का जब कैपिटल रिटर्न करने की बारी आएगी, पूंजी को वापस करने की बारी आएगी, तो भी तेरे को मिलेगा। क्या सर ये दोनों मिलने का कंपलसरी? नहीं, ये दोनों शेयर है, मिलना कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब मिलेगा तो तेरे को पहले मिलेगा। रुको रुको रुको, क्लियर कर लो। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना कंपलसरी है क्या? नो, ऑप्शनल। पैसा होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। लेकिन जब देगा तो ऐसे लोगों को पहले मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में मिलेगा। जब कंपनी बंद हो रही होगी, बोले कि हम कंपनी बंद कर रहे हैं, सभी मालिक आओ, लाइन लगाओ, पैसा ले जाओ, तो लाइन में कौन लगने वाला है? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट टू टाइप ऑफ एडिशनल राइट, टू टाइप ऑफ प्रेफरेंस राइट। दो राइट्स इनके पास, दो टाइप का अधिकार है। पहला, लाभांश को पूर्व प्राप्त करने का अधिकार, डिविडेंड को पहले मिलने का अधिकार। पहले ही गेट अ डिविडेंड बिफोर द इक्विटी शेयर। एंड कैपिटल को भी पहले मिलने का अधिकार है, पूंजी भी इसको पहले मिलेगा। तो पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओनर कम, लेकिन बेनिफिट ज्यादा फिक्स्ड होता है। इनको ओनरशिप कम देते हैं, बेनिफिट ज्यादा देते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर को ओनरशिप ज्यादा दिया जाता है और वोटिंग राइट ज्यादा दिया जाता है। इनको वोटिंग्स मिलेगा, इनको वोटिंग्स भी नहीं मिलने वाला।
तो ये कुछ कुछ राइट्स दिए होंगे इसके बारे में जो मैं बता रहा था, वो सारा का सारा पीडीएफ ओपन करना, उसमें सारा का सारा धीरे धीरे डिटेल पढ़ना। मैं एक एक पढ़ते नहीं बैठ जाऊंगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो कंपनी दो तरीके से पैसा लाती है, एक कैपिटल से, एक लोन से। कैपिटल के बदले शेयर, लोन के बदले डिबेंचर। शेयर भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। ज्यादा पावर किसके पास है? इक्विटी शेयर के पास। इसीलिए कई लोग इसको कंपनी के एक्चुअल ओनर्स बोलते हैं, कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं ये। क्योंकि भैया स्वामी वो होता है, ओनर वो होता है जो रिस्क उठाता है। सर ये रिस्क तो उठा रहा है, लेकिन बोलता नहीं मेरे को पहले पैसा दे देना, मेरे को डिविडेंड दे देना। तो भैया तेरे पास पावर कम रहेगा, तेरे पास पावर ज्यादा रहेगा। तो आपको मोटा मोटी ऐसे फीचर दिखेंगे ना, तो आप पढ़ के पहचान लोगे कि किसको इक्विटी बोलते हैं, किसको। इसका बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर चलाने की आवश्यकता नहीं है तो बहुत सारे टॉपिक सर इसके अंदर। बट आप जब भी एमसीक्यू देखोगे, पहले डिविडेंड मिलेगा, ये नाम है। बाद में पैसा मिलेगा, ये नाम है। ठीक है, पहले कैपिटल मिलेगा, ये नाम है। बाद में कैपिटल मिलेगा, ये नाम है। वोटिंग राइट्स इनके पास है। तो ये तुम्हारा दो टाइप के शेयर्स है। हाँ, अब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना सर, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे टाइप होते हैं। प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे टाइप होते हैं। अभी मैं आपको एक लेक्चर में पूरा का पूरा सुना दूंगा। ये पॉइंट्स को मैंने जो रखा है, मैं यहाँ से नहीं पढ़ने वाला। ये तो फिर मैं रट रट पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा। ये तुम पढ़ना, जो सर समझाएंगे वो तुमको पढ़ने मिलेगा, ताकि भूल ना जाओ करके नोट्स बना के रखा है मैंने। ठीक है, चलो देखो, मैं बोला कि आप लोग शेयर खरीदना है आप लोगों को। आपका चॉइस है कौन सा शेयर खरीदना है। एक बोला इक्विटी खरीद लो, या फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है प्रेफरेंस खरीद लो, पूर्वाधिकार खरीद लो, पूर्वाधिकार खरीद लो, समतांश खरीद लो। ठीक है, तो मैं पूछा कौन सा शेयर खरीदोगे। लेकिन शेयर ही है ना, कैपिटल लगाना पड़ेगा, परमानेंट डिविडेंड मिलेगा कंपलसरी नहीं है। मिलेगा तो इनको पहले मिलेगा। कैपिटल परमानेंट लगेगा, मिलेगा तो इनको पहले मिलेगा। तो तुम बोले कि चल मालिक तो बन ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा पैसा भी आ जाए, पावर भी आ जाए, मालिक भी बन जाओ, पैसा भी आ जाए। तो तुम बोले कि प्रेफरेंस शेयर ही खरीदूंगा। ये तो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। बहुत ज्यादा रिस्की मतलब इसको मिलने का चांस बहुत कम है। बचेगा तो मिलेगा, ये तो मालिक है, इसको पावर चाहिए, इसको मालिक, पावर प्लस मालिक दोनों चाहिए। तो मैं आपको पूछता हूँ कि कौन सा शेयर खरीदना पसंद करोगे। तो तुम बोले सर बेस्ट तो यही लग रहा है, प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, इसमें मैं क्या क्या बनूंगा? मालिक तो बनूंगा, प्लस जिस दिन मिलेगा मेरे को पहले मिलेगा, जिस दिन मिलेगा मुझको पहले मिलेगा। तो अपने को डबल फायदा मिल रहा है, मालिक का मालिक भी बन रहा हूँ और ऐसा ही मिल रहा है। तो एज कंपेरिजन उसके महंगा भी होता है, और रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। पुराने जमाने का था, अब तो सबको इक्विटी खरीदना पड़ता है। जब आप शेयर मार्केट में खरीदो, इक्विटी मार्केट ही होता है। एनीवेज, हम लोग प्रैक्टिकल नहीं जाते, बुक की थ्योरी में पढ़ते हैं। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो तुम बोले कि सर 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 हमको ना प्रेफरेंस शेयर खरीदना है। तो सपोज कर लो मैं दुकानदार। ऐसा नहीं होता, मैं आपको थोड़ा इमेजिन करवा रहा हूँ ताकि तुमको ना ऐसा याद करने में आसान हो जाए। ऐसा रियल में कुछ नहीं है, बट मैं तुमको समझा रहा हूँ। मैं दुकान वाला आदमी, तुम लोग आए हो भैया प्रेफरेंस शेयर दिखाओ। तो मैं बोला बताओ कैसा वाला प्रेफरेंस शेयर दिखाओ। तो तुम बोलोगे कैसा टाइप वाला प्रेफरेंस शेयर दिखाओ। तो ऐसा टेबल है, मैं सामने में 8 टाइप का प्रेफरेंस शेयर रख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइप का प्रेफरेंशियल लग गया। तुम घर से डिसाइडेड थे प्रेफरेंशियल खरीदना, हाँ भैया पूर्वाधिकार खरीदना। दुकान वाले के पास गया, ऐसा नहीं होता बेटा, बस बस मैं बोल रहा हूँ ऐसे। तो मेरे पास आया, बोले कि भैया प्रेफरेंशियल दिखाना जरा। मैं बोला 8 टाइप का प्रेफरेंशियल कौन सा चाहिए बताओ। तो तुम देख रहे हो उठाकर, सामान तो नहीं है। तो तुम पूछोगे भैया ये प्रेफरेंस शेयर में क्या क्या डिफरेंस है बताओ, तो 8 कैसे कैसे टाइप के लोग हैं। तो मैं सबके बारे में एक एक बता रहा हूँ, फिर तुम बताना तुमको जो अच्छा लगता है। मैंने पहला प्रेफरेंस शेयर बताया, मैंने पहला प्रेफरेंस शेयर बताया जो यहां पर होगा, वहीं से दिखा देता हूं मैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो मैंने पहला प्रेफरेंस शेयर दिखाया तुमको, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, संचयी पूर्वाधिकार अंश। मैं बोला देखो भाई, ये जो है ना, ये पहला जो शेयर है ना, ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, संचयी पूर्वाधिकार अंश है। क्या तुम इसको खरीदना पसंद करोगे? तो तुम फिर बोलोगे कि ये क्या होता है, नाम इतना गंदा ले रहे हो, उसका मीनिंग तो बता दो। तो मैं बताता हूँ इसका एडवांटेज, सुनना। मैं बोला कि अगर तुम ये वाला प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो, तो जो तुम्हारा डिविडेंड है, जो तुम्हारा लाभांश है, अगर कंपनी इस साल नहीं दे रही है, तो तुम्हारा जितना डिविडेंड होगा, जितना लाभांश होगा, वो बचा रहेगा। अगले साल जो मिलेगा प्लस पुराना जो नहीं दिया था, वो जोड़कर डबल मिलेगा। जैसे एक साल में तुमको डिविडेंड मिलना था 1000 रुपया, अगले इस साल कंपनी नहीं बांटी, बोले कि नहीं इस साल नहीं बांटेंगे, हमारे को पैसा नहीं है हमारे पास। तो तुम्हारा जो 1000 है वो लैप्स नहीं होगा, वो 1000 बचा रहेगा। अगले साल कंपनी फिर 1000 दी, तो अगले साल कंपनी 1000 प्लस पिछले साल के 1000, दोनों को मिलाकर कितना मिल जाएगा? 2000 का डिविडेंड मिल जाएगा।
मतलब तुम्हारा डिविडेंड लैप्स नहीं होने वाला है। क्यूमुलेटिव संचय, हिंदी में संचय बोलता है, जुड़ते जाएगा। सर 5 साल के बाद देगी, 5 साल से कंपनी लॉस में, तो तेरा 5 साल का पैसा जुड़ते जाएगा, और 6वें साल में तेरे को 6,000 मिलेगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका डिविडेंड लैप्स नहीं होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर कंपनी नहीं बांटती तो तुम्हारा पैसा जुड़ जाएगा। तो बोले ये तो बढ़िया स्कीम है सर, ये तो अच्छा है। ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसमें मेरा डिविडेंड खराब नहीं होने वाला। कंपनी को लॉस होगा, इस साल नहीं देगा तो अगले साल डबल दे देगा, उस साल नहीं देगा तो अगले साल ट्रिपल दे देगा, तो बढ़िया है ये ऑप्शन। और पहला कौन सा ऑप्शन बताया मैंने? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव मतलब तुम्हारा डिविडेंड वेस्ट नहीं होगा, तुमको मिलेगा, अभी नहीं तो अगले साल मिलेगा। तो दूसरा क्या है? तो मैं बोला नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, असंचयी पूर्वाधिकार अंश, मतलब तेरा संचय नहीं होगा, लैप्स हो जाएगा। तो तुम तो सीधा बोलोगे ना ये वाला खरीदना है, तो ये महंगा मिलेगा, ये सस्ता मिलेगा। सो सिंपल सर, इसमें आपको फायदा ज्यादा मिल रहा है तो महंगा मिलेगा, ये फायदा कम मिल रहा है तो सस्ता मिलेगा। तो दो नाम हुआ तुम्हारा। क्या है दो नाम? पहला नाम क्या था सर, कहाँ गया? यस, हाँ, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, संचयी पूर्वाधिकार अंश, इसको पूर्वाधिकार कर लेना हिंदी वाले जब पढ़ेंगे। और एक है नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब असंचयी पूर्वाधिकार अंश, जिसमें पैसा जुड़ता जाएगा, जिसमें पैसा नहीं जुड़ता जाएगा। अंदर आप पढ़ लेना, हम डिटेल दे देंगे, वैसे भी सुन के रखोगे, वहां पर रटा हुआ थोड़ी ना है, स्क्रिप्ट के थोड़ी ना, आपको याद आना चाहिए। अगला है तुम्हारा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। आओ, तुम ही पूछोगे भैया ये दोनों टाइप का तो बता दिया, जैसे मान लो मैं दुकान वाला भैया है ना, ये दोनों भी अच्छा दिख रहा है, इसके बारे में बताओ, ये तो बढ़िया दिख रहा है। तो मैं बोला कि देखो ये जो तीसरा है, ये दो हटा देते ना हम, ये दोनों हमको समझ में आ गया, राइट, समझ में आ गया। तीसरा ये वाला प्रेफरेंस शेयर दिखाओ कैसा होता है। तो मैं बोला देखो ये जो प्रेफरेंस शेयर, ये पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर है, भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश है। क्या तुम इसको खरीदना पसंद करोगे? तो फिर तुम्हारा दिमाग खराब। ये भाग युक्त पार्टिसिपेटिव क्या होता है? तो मैं बोला रुको मैं बताता हूँ पार्टिसिपेटिव क्या होता है। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी प्रॉफिट बांटेगी, राइट। किसको बांटेगी भाई? पहले देगी प्रेफरेंस शेयर को, फिर देगी किसको? इक्विटी शेयर को। प्रेफरेंस शेयर को तुम ही प्रेफरेंस शेयर तुमको पहले मिलेगा, उसके बाद मालिक होगा, इक्विटी को बाद में मिलेगा। भैया इक्विटी को नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा, इक्विटी को ज्यादा बचेगा तो ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा बचेगा तो बहुत ज्यादा मिलेगा, रिस्क है। तो तुम क्या बोले, यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है, ये तीसरा वाला, पहले तुमको मिलेगा, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे तो पहले तो तेरे को मिल जाएगा लाइन में लगे, फिर किसको मिलेगा? इक्विटी को। फिर से और जो पैसा बचता है, इक्विटी को भी डिसाइड कर देंगे, और पैसा मिलता है तो फिर से तुमको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा प्रॉफिट में। मतलब भैया प्रॉफिट में से पहले प्रेफरेंस को दे देंगे, पूर्वाधिकार को, हाँ, फिर इक्विटी को दे देंगे, हाँ, फिर बहुत ज्यादा पैसा बचा था ना, इक्विटी को देने के बाद भी जो पैसा बचता फिर से मैं पार्टिसिपेट करूंगा, फिर से मेरा भाग दो, देखो नाम में लिखा हुआ पार्टिसिपेट करूंगा, फिर से हिंदी में मेरे को फिर से भाग मिलेगा, तो वो ये कैटेगरी में आ जाता है। पार्टिसिपेटिव का क्या मतलब होता है सर? पार्टिसिपेटिव का मतलब होता है कि पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, फिर इक्विटी को मिलेगा, और बचे वाले पैसे में फिर से तुम जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो, फिर से मुझे मिलेगा, या मुझे उस बचा हुआ भाग फिर से मिलेगा, तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव या भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। बोले ये भी बढ़िया ऑप्शन दिख रहा है सर, पहला वाला में तो बच रहा था तो वो चलो ठीक है, ये वाले में तो ऐसा है कि भैया दोबारा भी मेरे को पैसा मिल सकता है, डबल डबल फायदा मिलेगा, ये तो अच्छा है। और ये वाला क्या है सर, चौथा वाला में, नॉन पार्टिसिपेटिव। नॉन पार्टिसिपेटिव मतलब बचे वाले में तेरे को कोई राइट्स नहीं मिलेगा, तो बोला ये तो फालतू है, यही अच्छा लग रहा है, ये वाला सामान पैक कर दो, बोले ये महंगा मिलेगा, ये सस्ता मिलेगा। तो बोले चलो रुकते हैं, ये इसमें से नंबर 1 अच्छा लग गया महंगा था, इसमें से नंबर 3 अच्छा लग गया महंगा था। सर दो और बचा हुआ है, इसके बारे में भी कुछ बता दो। इसके बारे में भी बता देते हैं, ठीक है। देखो, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर हो गया, नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर, बचा हुआ में मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब अगला जो नाम है सर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और एक क्या है तुम्हारे पास, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब ये कन्वर्टेबल क्या होता है भैया, और नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है, इसके बारे में भी सुनते हैं। चलो देखो पांचवा, भैया जरा ये पांचवा नंबर का प्रेफरेंस शेयर क्या दिखाना, तो मैं बोला ये कन्वर्टेबल है, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश है, क्या आप इसको लेना पसंद करेंगे? तो फिर तुम पूछोगे परिवर्तनीय क्या होता है सर, वो बता दो। दुकान वाले भैया बोलोगे परिवर्तनीय क्या, वो बता दो। मैं बोला ये ऐसा प्रेफरेंस शेयर है जिसमें आपको कल चल के एक ऑप्शन मिलेगा, तो चाहे तो
मालिक बन सकता है, इक्विटी में कन्वर्ट होने का ऑप्शन मिलेगा। देखो सबसे टॉप में इक्विटी होता है जो रिस्क लेता है, तो प्रेफरेंस शेयर वाले को एक ऑप्शन मिलेगा कुछ समय के बाद कि तुम चाहो तो किसमें कन्वर्ट हो सकते हो, इक्विटी शेयर में परिवर्तन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि तू कंपनी का एक्चुअल ओनर बन सकता है और आप पूरे आगे चल के खेल होता है किसका, पावर का, मनी का, ज्यादा खेल नहीं होता है। बोले अच्छा ऐसा ऑप्शन है, तो ये तो बढ़िया ऑप्शन है। 5-10 साल तक रखता हूँ, 10 साल तक मैं प्रॉफिट खाते रहता हूँ, प्रॉफिट खाते रहता हूँ, जब 10 साल के बाद कंपनी अच्छी चल जाएगी, कंपनी बहुत बड़ा हो जाएगा, तब मैं उसका एक्चुअल ओनर बन जाता हूँ, 10 साल के बाद ऑफर ले लूंगा। तो बोले हाँ, अगर आपको 10 साल के बाद लेना है तो तुमको ये वाला फीचर उठाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कौन सा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। हिंदी में बोला जाता है प्रवर्तनीय पूर्वाधिकारांश। बोले अच्छा है सर, इसको पैक कर दो। ये क्या है, नॉन कन्वर्टेबल। तो ये तो तुम बोले ये वैसे भी नहीं चाहिए। तो मेरे पास एक ये बहुत अच्छा लगा, एक ये बहुत अच्छा लगा और एक ये बहुत अच्छा लगा। 10 साल तक तो प्रेफरेंस चलाऊंगा, उसके बाद मालिक बन जाऊंगा, पैसा भी खा लूंगा और ओनर बन जाऊंगा। बढ़िया सर ये। एंड लास्ट सातवां, वहां से भी दिखा दूं मैं तुमको, हम सही चल रहे हैं। हाँ, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। और एक है तुम्हारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसके बारे में भी जरा सुना दूं मैं। रिडीमेबल, भैया जरा ये सात वाला ऑप्शन दिखाई दो, जब इतना हो गया तो दो और बताई तो फिर हम सोचेंगे क्या करना है। रिडीमेबल का मतलब होता है जो कंपनी के लाइफ के दौरान, कंपनी के लाइफ, ये जो लाइफ होगा उसके दौरान तेरा पैसा मिल जाएगा। कंपनी के लाइफ के दौरान कंपनी बंद नहीं हुई है, तेरा पैसा मिलेगा। तो सर हमारा पैसा क्या नहीं मिलता, नहीं मिलता जी। आप शेयर खरीदे हो, जब तक कंपनी चलेगा तब तक तेरा पैसा लगा रहेगा, कभी नहीं मिलता। लेकिन अगर तू ये वाला शेयर खरीदता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदता है, तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद तेरे को पक्का पैसा मिल जाएगा। और नॉन रिडीमेबल में तेरे को पैसा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब मैं 10 साल तक रखूंगा, 10 साल तक डिविडेंड खाऊंगा, 10 साल बाद मेरे को पैसा मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, अगर ये वाला टाइप खरीदेगा। बोले ये तो अच्छी बात है, रिस्क का रिस्क नहीं हुआ यहाँ पर, ये तो पूरा डिबेंचर जैसा हो गया। मतलब हाँ अच्छी बात है, ब्याज के जैसे तेरे को डिविडेंड भी मिलेगा, मालिक का मालिक भी है, और कुछ समय के बाद तेरे को प्रॉफिट और तेरा कैपिटल भी रिटर्न हो जाएगा। तो बोले ये भी बढ़िया है। तो ये कौन सा टॉपिक है, ये इरिडीमेबल, अशोधनीय, इसको हिंदी में शोधनीय बोला जाता है, रिडीमेबल, और यह विमोचनीय बोला जाता है, और ये नॉन रिडीमेबल, अशोधनीय। तो भैया तुम्हारे पास 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर थे। 8 टाइप में से जल्दी जल्दी चेक कर लो सर किसके बारे में क्या क्या बताया। पढ़ के भूल जाना, एमसीक्यू जब आएगा अपने आप दिमाग चलेगा कि योगेश सर जो सिखाए थे सही आ रहा है कि नहीं दिमाग में। चलो पहला क्या चेक कर लेते हैं हम लोग, क्यूमुलेटिव। क्या होता है क्यूमुलेटिव, नाम में जोड़ो, क्यूमुलेटिव संचय, संचय मतलब मेरा डिविडेंड जुड़ते जाएगा, फिर बाद में मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं मिलेगा। अगला पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करूंगा तो पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, फिर डिविडेंड को मिलेगा, फिर बचा वाला में फिर किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को मिलेगा। तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा, भाग युक्त। दूसरा वाला नॉन पार्टिसिपेटिव, नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कन्वर्टेबल, नाम में लिखा कन्वर्टेबल, मतलब कल चल के मुझे ऑप्शन मिलेगा कि मैं कन्वर्ट हो सकता हूँ किसमें, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता हूँ। और नॉन कन्वर्टेबल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, हटाओ। रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब कंपनी के लाइफ के दौरान 8, 10, 10, 15, 20 साल के बाद तेरा पैसा पक्का मिल जाएगा। सब सर अब मैं इसलिए नहीं भूलता इसको क्योंकि नाम को मैं समझ गया हूँ, नाम मेरे दिमाग में बैठ गया हुआ है। क्यूमुलेटिव जुड़ता जाएगा पैसा, ठीक है। कन्वर्टेबल कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टिसिपेट दोबारा पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, और लास्ट वाला क्या था तुम्हारा, रिडीमेबल, वापस किया जा सकता है पैसा। तो ये प्रेफरेंस शेयर के टाइप है। इतना डिटेल आपने शायद ही पढ़ा होगा कहीं पर। सीधा जंप कर रहे हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के लिए, करेंगे वो तो करेंगे, थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिकल सब बनेगा सर। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के टाइप, कंपनी के प्रकार, कितने प्रकार की कंपनियां होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो कंपनी का टाइप, एक मिनट, थ्योरी तो सिर्फ आपको सुनना ही है, प्रैक्टिकल के पीछे सब पड़े हुए हैं। ये थ्योरी सिर्फ आपका 1 घंटा सुनने में इतना सारा नॉलेज मिल जाएगा। मेहनत तो हमारा लग रहा है ना सर, हमको पहले से बैठना पड़ा, इतना सारा तैयारी करना पड़ा। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको थ्योरी का क्या ही वीडियो होगा, इसमें व्यू ज्यादा नहीं आएगा, इसका कोई मतलब नहीं, ये बेस है। इसके बाद तो तुम शेयर डिबेंचर के क्वेश्चन बना पाओगे। वैसे भी मैं इसमें इतना सारा बताऊंगा कि मेरे को अगली क्लास में ज्यादा कॉन्सेप्ट ही ना देना पड़े। तो जो लोग भी बोर हो रहे होंगे या बहुत रात के पढ़ रहे होंगे, तो इंटरेस्ट से पढ़ो। जॉब की बात चल रही है, ये परसेंट और नंबर की बात नहीं चल रही है तुम्हारी कि भैया पढ़ लेते नंबर कम भी आएगा तो चलेगा। यहाँ से कहाँ से आपको बेनिफिट मिल जाए बता नहीं सकता मैं। तो कंपनी के प्रकार, कहाँ कहाँ से कंपनी बनती है, तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन के आधार पर, गठन के आधार पर, इन अकॉर्डिंग टू या एज पर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी को बनाने के हिसाब से 3 टाइप रखा गया है।
तो पहला टैप, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, गठन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, गठन के आधार पर। पहला होता है चार्टर्ड कंपनी, पहला होता है तुम्हारा कौन सा कंपनी, चार्टर्ड कंपनी। दूसरा स्टैचुरी कंपनी, वैधानिक कंपनी, इसको चार्टर्ड कंपनी बोला जाता है। और ये लास्ट वाले की जरूरत नहीं है, दो पढ़ना है इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से। चार्टर्ड कंपनी क्या होती है, पुराने जमाने में जब कंपनियां बनाया जाता है, इसको रॉयल चार्टर भी बोलते हैं। पुराने जमाने में जब कंपनी बनाया जाता था तो कंपनीज एक्ट 1956 नहीं हुआ करता था। उस समय हम लोगों को उस पर्टिकुलर एरिया के राजा से परमिशन लेना पड़ता था, पुराने जमाने की बात है। तो पर्टिकुलर राजा के पास जाते थे, उस एरिया के राजा के पास जाएंगे, बोलेंगे कि सर हमको अपने एरिया में कंपनी ओपन करना है, आप परमिशन अलाउ कर दो। गवर्नमेंट से भी, लॉ से भी तो तुम परमिशन लेते हो, वैसे उस समय में राजा लोग से परमिशन लिया जाता था। तो राजा से हम जब परमिशन लेते थे तो राजा क्या करता था, अपना शाही चार्टर, वो देखिए तो रोलर रहता था, उसमें लिख के दे देगा परमिटेड, उसमें लिख देगा परमिशन दे देगा। वो चार्टर पेपर के हिसाब से तुम्हारा कंपनी खुल जाता था, किसी को कोई कुछ नहीं बोला जाता था। अगर राजा से तुम परमिशन नहीं लोगे और उसके बाद सीधा उसके राज्य में तुम कंपनी ओपन कर लोगे तो फिर पेनल्टी लग जाता था, जुर्माना लगता था। तो पुराने जमाने में रॉयल चार्टर, चार्टर कंपनी बोला जाता था, उस जमाने में खुला जाता था इस तरीके से। उसके बाद वैधानिक, स्टैचुरी, स्टैचुरी होता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में पक्ष विपक्ष बैठे रहते हैं, वहां पर प्रस्ताव पारित किया जाता है और उसके बेस पर जब कंपनी ओपन किया जाता है तो उसको बोला जाता है वैधानिक कंपनियां। नाम बस पढ़ के रखो, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, या फिर मेरे बीकॉम के वीडियोस पढ़े होंगे उसमें जाके पढ़ना, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ, सिर्फ इसी के लिए मैं आना आधा आधा पौन कम पौन घंटे के क्लास लिया हुआ। बस आपको नाम पढ़ पढ़ के रखना है कि ये भी कंपनी का टाइप था। ठीक है, कौन से बेसिस पर आता है, इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के बेसिस के हिसाब से, बनाने के बेस के हिसाब से। तो एक होता था रॉयल चार्टर के हिसाब से, एक होता है स्टैचुरी के हिसाब से, वैधानिक जो पार्लियामेंट में होता था। और इसके जगह पर लिखते हैं हम लोग एज पर एक्ट, मतलब वो या तो 1956 के हिसाब से बनता है या 2013 के हिसाब से बनता है। तो अब 1956 नहीं होगा, अब क्या होगा, 2013। तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट मतलब कंपनी का गठन कितने तरीकों से किया जाता था, तो तीन तरीकों से किया जाता था। सबसे पुराने जमाने में रॉयल चार्टर के हिसाब से जो राजा लोग लिख के देते थे, उसके बाद पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा जाता था कि हमारे देश में ये कंपनी की जरूरत है, एलआईसी का जन्म ऐसी हुआ, बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट भी इसी से बना था। उसके बाद जब कंपनी है तो वो सब बंद हो गया, अब तो राजा रहा नहीं और हर चीज पार्लियामेंट में जाएगा नहीं, हम आम जनता को कहाँ जाना पड़ेगा, तो हमको एक्ट में जाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करके अपना कंपनी को ओपन करना पड़ेगा सन 2013। और कंपनी को इन तरीकों से खोला जा सकता है। इसके बाद मेंबरशिप के हिसाब से दो टाइप की कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। यस, ये हमने सुना हुआ है। एक होता है पब्लिक सार्वजनिक कंपनी और एक होता है प्राइवेट निजी कंपनी। आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करना, मैं नहीं पढ़ाने वाला यहाँ पर, बहुत ही इजी टॉपिक है कि पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने लोग चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग चाहिए मेंबर। कंपनी के एक न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या खुद से गूगल करके पढ़ लेना, कुछ कुछ आपको भी पढ़ना पड़ेगा। सर आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं पढ़ाने वाला, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक और कई लोगों को याद भी होगा, बड़बड़ा रहे होंगे इतना होगा इतना होगा, नहीं बताता मैं। एंड प्राइवेट में कम से कम कितने लोग होंगे और ज्यादा कितने लोग होंगे, ये तुम अपने तरफ से पढ़ लेना। तो ये किसके हिसाब से आता है, मेंबरशिप के हिसाब से। दो टाइप के मेंबर वाली कंपनी होती है। ये किसके हिसाब से आ रहा था, इनकॉर्पोरेशन, गठन के हिसाब से, ये सदस्यों के आधार के, सदस्यों की संख्या के हिसाब से बनता है। फिर मेंबर्स के लायबिलिटी, दायित्व के आधार पर भी कंपनी को बांटा गया है। तो दायित्व के हिसाब से दो के दायित्व होते हैं, एक लिमिटेड बाय शेयर्स, एक लिमिटेड बाय गारंटी। जितना शेयर मैं खरीदा हूं मेरी जिम्मेदारी उतना, तुम्हारे कंपनी का मैंने 10% शेयर लिया है, कल चल के तुम्हारे कंपनी लॉस कर जाएगा तो मैं 10% ही चुकाऊंगा। जितना मैंने शेयर लिया मेरी उतनी जिम्मेदारी। कंपनी 100 करोड़ की है, मैंने 10% शेयर लिया तो मैं 100 करोड़ नहीं चुकाने वाला, मैं जितना खरीदा उतना ही लूंगा। या फिर ऐसे सिंपल भाषा में बोल दो कि आपकी कंपनी में मेरा 1 लाख रुपए लगा है, तो मेरी लाइबिलिटी भी कितनी बनती है, 1 लाख की ही लाइबिलिटी बनती है, लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा था लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी का मतलब होता है मेरा 1 लाख रुपए लगा, लेकिन मैं कंपनी को बोला था कि कभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो 2 लाख तक की गारंटी में लेता हूँ, तो मैं जितने गारंटी लूंगा मेरा उतना ही लाइबिलिटी बनता है। मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा, इसका बहुत डिटेल लेक्चर होता है सर, लेकिन तुम्हारे लिए उतना जरूरी नहीं है, न्यूमेरिकल हम जाएंगे, बट तुमको पता होना चाहिए लायबिलिटी के हिसाब से दो होता है, एक कौन सा, लिमिटेड सीमित दायित्व, और एक होता है लिमिटेड बाय शेयर्स अंशों द्वारा सीमित, लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी द्वारा सीमित, और एक और होता है अनलिमिटेड कंपनी। एक्चुअल में बेटा कंपनी जो होती है वो लिमिटेड ही होती है, अनलिमिटेड नहीं होता। कुछ कुछ कंपनी बड़ी मुश्किलों से कुछ अलग कंडीशन बनाया जाता है, अनलिमिटेड कंपनी तुम ये नहीं पढ़ोगे। कंपनी की लायबिलिटी ऑलवेज लिमिटेड होती है, सुन लो, अकाउंट्स में भी काम आ जाएगा। हल्का सा बता रहा हूँ, रुको रुको, ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक।
सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामी, पार्टनरशिप, साझेदारी, कंपनी, ये 3 फॉर्म में कंपनी बिज़नेस चलता है। 1 आदमी चलाएगा, 2 या 3 लोग चलाएँगे, फिर कंपनी चलाएँगे। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, जैसे मैं, मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, असीमित दायित्व मेरा। मतलब असीमित दायित्व का मतलब होता है कि जितना मेरे बिज़नेस में पैसा लगा उतना मुझे चुकाना पड़ेगा, घर से भी पैसा लाकर चुकाना पड़ेगा अगर कभी लॉस हो गया तो। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब होता है जितना तेरे बिज़नेस में लगा हुआ पैसा वो, प्लस तेरे को घर से भी लाकर चुकाना पड़ेगा अगर तेरे को चुकाना पड़ रहा है। पार्टनरशिप की लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड होती है, असीमित दायित्व। जितना तुम्हारे बिजनेस में कैपिटल लगा है वो प्लस घर से भी लाकर कल चल के लॉस लॉस हो जाएगा तो चुकाना पड़ेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड का मतलब घर तक बात पहुंच सकती, घर भी नीलाम होकर पैसा देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी की जो लायबिलिटी होती है, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप का अनलिमिटेड, पार्टनरशिप साझेदारी का अनलिमिटेड, कंपनी की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। जितना मेरा पैसा लगा है या जितना मेरे कंपनी का है उतना ही पैसा दूंगा, घर तक मेरा कोई नहीं पहुंच सकता। कल चल के तुमको ये जरूरत पड़ सकता है लाइफ में, अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहा हूँ, एकल दुकान चलाया हूँ और किसी के साथ फ्रॉड किया तो लोग मेरे घर भी घुस सकते हैं पैसा लेने के लिए। फिर कल चल के मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ, मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया तो लोग मेरे घर भी घुस सकते हैं क्योंकि मेरा लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लेकिन वहीं अगर मैं कंपनी चलाया और कंपनी में फ्रॉड किया तो कोई मेरे घर नहीं जा सकता। इसीलिए जितने ज्यादा फ्रॉड होते हैं सब कंपनी ओपन करके किया जाता है। कंपनी, ये कंपनी फ्रॉड निकल गई, वो कंपनी फ्रॉड निकल गई, क्योंकि कोई भी उनके घर के पर्सनल एसेट्स पर अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो 3 टाइप का ये बिजनेस होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप का अनलिमिटेड, पार्टनरशिप का अनलिमिटेड और कंपनी का क्या होता है, लिमिटेड। तो इसलिए मैंने अनलिमिटेड को हटा दिया। कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ परिस्थितियां होती है जिसमें अनलिमिटेड होता है, तुमको उतना जानना नहीं है। अगर आप लॉ पढ़ रहे होते, कंपनी लॉ पढ़ रहे होते, सीएस सीएमए वाला, तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। यस सर। अब होता है एक और, किसके हिसाब से, कंट्रोल के हिसाब से, नियंत्रण के हिसाब से। सर ये पीडीएफ में मिलेगा, आप अच्छे से पढ़ लेना। कंट्रोल के हिसाब से क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, सहकारी कंपनी, सरकारी कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, ऐसी कोई भी कंपनी सर जिसमें सरकार का अधिग्रहण 50% से ज्यादा हो गया। ऐसा कोई भी कंपनी सर जिसमें गवर्नमेंट का होल्डिंग, गवर्नमेंट का हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है तो वो क्या बन जाएगी, सरकारी। भले वो तुम्हारी कंपनी हो या वो मेरी कंपनी हो, अगर मेरी कंपनी में गवर्नमेंट ने 50% ज्यादा स्टेक्स खरीद लिया, 50% ज्यादा अंश खरीद लिया, तो मेरी कंपनी सरकारी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन सरकार ने नहीं खरीदा, आपने मेरे कंपनी के 50% ज्यादा शेयर खरीद लिया, आप लोगों ने मेरे कंपनी के 50% ज्यादा शेयर खरीद लिया, तो तुम बन जाओगे होल्डिंग। तुम्हारे पास 50 से ज्यादा मतलब तुम बन जाओगे होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी हिंदी में। सूत्रधारी कंपनी पढ़े होगे तुम लोग ये, सूत्रधारी कंपनी। और मैं बन जाऊंगा सब्सिडरी कंपनी, मैं बन जाऊंगा सहायक कंपनी। अगर एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के लिए या फिर एक व्यक्ति किसी दूसरे कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर को खरीद लिया, तो जिसने खरीद लिया वो बन जाता है होल्डिंग कंपनी, और जिसको खरीदा गया वो क्या बन जाता है, सब्सिडरी सहायक कंपनी। वही सरकार खरीद लेता है तो क्या बन जाती है वो, गवर्नमेंट कंपनी। फिर ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा जितने तैयारी कर रहे हैं कि भैया अगर आपका कंपनी का बिजनेस हमारे देश के अंदर ही चल रहा होगा तो डोमेस्टिक कंपनी, आप विदेश भी काम करते होगे तो फॉरेन कंपनी, और अगर बहुत बहुत राष्ट्र में अलग अलग देशों में काम कर रहे हो तो मल्टीनेशनल कंपनी। सर थोड़ा सा टॉपिक था, ज्यादा ज्यादा 5-10 मिनट का काम है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं मैं तो तुम्हारे को काम आ जाए। तो इसके बेसिस पर ये दिया हुआ है डिटेल, पीडीएफ से पढ़ लेना। एमसीक्यू कहाँ से क्या निकलेगा किसी के पास नहीं है, लोग बुक खोज रहे हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, नहीं पता सर कहाँ से मिलेगा क्वेश्चन। आपके पास नॉलेज होगा तो हर बुक बनेगा तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं, तुमको एहसास भी नहीं होगा कि मैं कब प्रैक्टिकल की तरफ पहुंच गया। और जितने लोग शुरू से ही बंद कर दिए होंगे ना कि यार ये थ्योरी थ्योरी वाला वीडियो है, हम सीधे एमसीक्यू पढ़ेंगे, उनका नुकसान होने वाला है सर। आप पढ़ रहे हो, बढ़िया है। चलो, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, कैपिटल के प्रकार, पूंजी के प्रकार। सुनना, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत सारा निकलता है, और इसके बेस पर हमको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। तो पहला जो प्रैक्टिकल इसका टाइप है, ऑथराइज्ड कैपिटल। पहला जो टाइप है ऑथराइज्ड कैपिटल, उसको बोला जाता है हिंदी में अधिकृत पूंजी। ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी क्या होता है, सुनो। जब आपको अपना कंपनी स्टार्ट करना पड़ता है तो एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। जब आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने जाना पड़ेगा तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में कंपनी रजिस्ट्रार बोलेगा कि एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम जमा करो। तो जब तुमको पार्षद सीमा नियम जमा करना पड़ेगा तो उसमें कैपिटल क्लॉज होता है, पूंजी वाक्य। उस पूंजी वाक्य में तुमको ये लिखकर बताना पड़ता है कि तुमको अपने कंपनी में अधिकतम कितना कैपिटल रखना है।
मान लो तुम्हारे कैपिटल, तुमको बिजनेस चलाने के लिए 10 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए, तुम वहां पर 50 लाख लिख कर आओ। मान लो तुमको 1 करोड़ का कंपनी ओपन करना है तो तुम 10 करोड़ लिख कर आओ। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल तुमको वहां लिखना पड़ेगा, किसमें? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम में। बहुत डिटेलिंग है, बहुत बारीकी है, इतना सारा चीज हमको नहीं पता, ऑफ कोर्स नहीं पता, हम टीचर है करके पता है। तुम्हारे जैसा मैं रहता तो मुझे भी नहीं पता होता, हमको पढ़ाना रहता करके इतना सारा चीज याद रखना पड़ता है। एनीवेज, तो आपके कंपनी में जितना भी कैपिटल होगा उसका मैक्सिमम लिमिट तुमको लिख कर रखना पड़ता है। रजिस्ट्रार के पास पहले दिन बताना पड़ेगा कि अच्छा मैं 10 लाख, एक 10 करोड़ की कंपनी चालू करने वाला हूँ। भले तू 1 करोड़ लगा, भले तुम 2 करोड़ लगाओ, लेकिन मैक्सिमम 10 करोड़ लिख कर आओ। क्यों? इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि 1 करोड़ की कंपनी ओपन कर लो, कल चल के और कैपिटल लगा रहा है तो और कैपिटल लगा लो, और कैपिटल लगा लो, लेकिन किसके ऊपर नहीं जा सकते? जितना तुमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, रजिस्ट्रेशन का तुम बताया है, उससे ज्यादा तुम कैपिटल अपने कंपनी में नहीं लगा सकते हो। इसीलिए उस कैपिटल को बोला जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। जितना मैंने लिख दिया मैक्सिमम कैपिटल, इसी को बोला जाता है मैक्सिमम कैपिटल। अब तुम लिख दो 10 लाख का कंपनी ओपन करो, 10 लाख लिख दो, कल चल के बिजनेस एक्सपेंड कर ही नहीं सकते, फिर तुमको और पैसा लगाने की जरूरत पड़ेगा, नहीं लगा सकते। पहला कैपिटल ये होता है। सर इसका अकाउंटिंग अप्रोच क्या होता है? जीरो। इसका बुक्स में एंट्री नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये तो तुम अपने मन से बढ़ा के लिखे हो, इसका कोई एंट्री पास नहीं होता। तो जब आप प्रैक्टिकल बनाते हो और ऑथराइज्ड कैपिटल दिखेगा तो छोड़ देना। हेलो हेलो, ध्यान दो। अगर आप कल चल के प्रैक्टिकल बना रहे हो और उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल दिखेगा, अधिकृत पूंजी दिखेगा, तो छोड़ देना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल रजिस्ट्रेशन के टाइम में बताना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, पार्षद सीमानियम में, दैट्स इट, और कोई काम नहीं इसका। अगला, इशूड कैपिटल। जितना कंपनी जनता से पैसा लेना चाहती है, अभी शुरुआत में बता रहा था इशू करता है, तो जितना जनता से पैसा लेना चाहती है उसको बोला जाता है इशूड कैपिटल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वही वाला एग्जांपल रखते हैं, मैं 50 लाख का कैपिटल इशू करना चाहता हूं पब्लिक को, या फिर ऐसा बोल लेते हैं, इसको 10 से डिवाइड करता हूँ, 5 लाख शेयर इशू करना चाहता हूं मैं पब्लिक को। 5 लाख लोगों को बोल रहा हूँ कि आओ पब्लिक मेरे कंपनी में पैसा लगाओ, मैं बुला रहा हूँ, मैं इशू कर रहा हूँ, उनको इशू कर रहा हूँ, मैं इतना इशू करूंगा, मैं इतना इशू करूंगा, कितना? 5 लाख। जैसे कि अभी पोस्ट कितना निकला है, अभी समझा देता, पोस्ट कितना निकला है बताओ? 69 पोस्ट निकला है। तो कंपनी कितना पोस्ट इशू कर रही है? 69। वही है 69, वही है। कंपनी जितना क्या करेगी, कैपिटल को इशू कर रही है, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? इशूड कैपिटल। क्या पब्लिक उतना लोग आएंगे? बोलो 69 अगर पोस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से सीजी व्यापम में, सब ऑडिटर में, तो पब्लिक कितना आएगी? उतना आएगी कि ज्यादा आएगी? सर ज्यादा आएगी। और ज्यादा आने को क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितने लोगों ने कैपिटल सब्सक्राइब किया, जितने लोग आ रहे हैं, वैसी कंपनी 5 लाख बेचना चाहती थी, कंपनी को ज्यादा लोग आ गए तो उसको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। थ्योरी बेस में कहाँ काम आ जाएगा लाइफ में नहीं पता, अभी नहीं आएगा, कोई और अकाउंटिंग का पेपर दे दोगे वहां काम आएगा। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होगा सर, हमारा तो आज तक वेस्ट नहीं हुआ, हर बार मेरा नॉलेज काम आ जाता है मुझे। ठीक है। तो तुम जितना, कंपनी जितना इशू बेचना चाहती है उसको बोलना इशू, और जितना पब्लिक आ जाएगा उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो आप में से अगर कोई आईपीओ भरता होगा तो ये लाइन मालूम होगा, शेयर के लिए जब पहली बार भरते हैं तो कंपनी निकालता है 1,000 शेयर, 1,000 करोड़ का शेयर इशू करूंगा, पब्लिक आ जाता है 12 टाइम, 15 टाइम, 60 टाइम, इतना ज्यादा लोग आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, क्लियर है? जितना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन का टाइम में लिख दूंगा तो उसको क्या बोलेंगे सर? ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत या रजिस्टर्ड कैपिटल, पंजीकृत पूंजी बोला जाता है। फिर जितना कंपनी बेचना चाहती है उसको क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। जितना जनता अप्लाई कर देती है उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अभिदत्त पूंजी। ठीक है। अब 5 लाख शेयर इशू करना चाहता था, 10 लाख लोग आ गए, तो क्या कंपनी 10 लाख को शेयर इशू बांट देगी? नहीं सर। तो कितना बांटेगी? 69 पोस्ट के लिए था, 69,000 लोग आ गए तो कितना पोस्ट बटेगा? ओनली 69 ही बटेगा। तो अब जितने 69 जो बटेगा उनसे पैसा मांगा जाएगा, मांगी गई पूंजी, कि भैया 5 लाख लोग, बाकी लोग को रिजेक्ट कर देते हैं, 5 लाख जो हम बेच रहे थे, जिनको जिनको मिल गया है अलॉटमेंट, तुम लोग आओ पैसा लेकर, कॉल्ड अप कैपिटल। और जब वो पैसा दे देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। आराम से 5 लाख बेच रहा था, इशूड कैपिटल, जनता आ गई कितना लाख? 10 लाख, सब्सक्राइब कैपिटल। लेकिन मैं तो 5 लाख ही बांटूंगा ना, तो जब कंपनी 5 लाख शेयर बांटेगी तो उनसे पैसा लेगी ना, तो पैसा मांगती है कि भैया ये लो तुम्हारा शेयर, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। पैसा मांगने को क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल।
फिर जनता जब पैसा दे देगी तो उसको क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। तो एंट्री यहां से चालू होती है, जितना इशू करोगे वो, ये नहीं, फिर जितना मांगेगा वो, जितना पेड अप होगा वो। अगर तुमको 8 एंट्री याद होगी तो ये 8 एंट्री यहीं से बनती है। पहला इशू का एंट्री बन जाता है, फिर अलॉटमेंट का एंट्री बनता है, फिर मांगने का एंट्री बनता है, उसमें कॉल्ड का, फिर पेड का एंट्री बनता है। एंट्री सिखाएंगे थोड़ी देर बाद। हाँ, कुछ और है सर? रिजर्व कैपिटल ये आप लोग नहीं पढ़ना, 7 8 बाद में सिखा दूंगा, थोड़ी देर बाद अभी सीखा। रिजर्व कैपिटल, कंपनी क्या करती है, जितना शेयर को बेचना चाहती है उसमें से कुछ शेयर को कंपनी नहीं बेचती है, फ्यूचर के लिए रख लेती है। या फिर जितना कॉल करने चाहती है, कॉल का मतलब, रुको रुको रुको, 5 लाख लोग, एक आदमी कितना लेकर आएगा, 10, लेकिन अभी 8 ही रुपए दो, 2 रुपए मत देना। तो जनता बोलेगी तुम तो 10 रुपए का सामान दे रहे हो, 8 ही रुपए मांग रहे हो, 2 रुपए क्यों नहीं मांग रहे हो? बोला 2 रुपए रहने दे तेरे पास, जब मुझे कंपनी को जरूरत पड़ेगा कोई इमरजेंसी के टाइम में या कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा तब तेरे से 2 रुपए मांगूंगा, 2 रुपए को सेफ रख ले। इसलिए देखो, कॉल्ड किया कंपनी, कितना रुपए, शेयर कितने का था जी, 10 रुपए का, जनता से कितना मांगा, 8, जनता चुका भी कितना दिया, 8, और 2 रुपए कंपनी किस नाम से रख लिया, रिजर्व के नाम से रख लिया। बोला रहन दे, तो 10 का सामान रख रहे, तेरे पास 2 रुपए पड़े रहते, मेरा सामान तो 10 का ले जा। जब मुझे लगेगा ना कि मेरे कंपनी का कंडीशन खराब हो गया है या प्रॉफिट नहीं आ रहा है, उधारी ज्यादा हो गया और पैसे ज्यादा, तब मैं तेरे से मांग लूंगा। तो कुछ रिजर्व के नाम से भी कुछ पैसा रख लेती है। ठीक है, तो कैपिटल कौन कौन सा हो गया सर? पहला अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरा इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी, तीसरा तुम्हारा क्या बन जाता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, हाँ, क्या लिखा है, अभिदत्त पूंजी। उसके बाद क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी, और पेड अप कैपिटल, चुकाई गई पूंजी, अदा अदा की गई पूंजी, एंड रिजर्व कैपिटल, आरक्षित पूंजी। इतने सारे कैपिटल के टाइप हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सो प्रैक्टिकल की तरफ तुम पहुंच गए हो। बहुत सारी थ्योरी खत्म किया हमने, 1 घंटे के आसपास की थ्योरी खत्म किया। 15 20 मिनट का लेक्चर और बचता है। इश्यू ऑफ शेयर क्या है? इश्यू ऑफ शेयर कितने लोगों को कंपनी इश्यू करता है, यहाँ से तुम्हारा प्रैक्टिकल चालू हो रहा है। इश्यू ऑफ शेयर कितने लोगों को कंपनी इश्यू करती है? तो इश्यू टू पब्लिक, जनता को शेयर इश्यू किया जाता है। ये बात तुमको पता थी? हाँ भैया, आप सिखाए थे बेसिक में। अगला, इश्यू टू वेंडर, विक्रेताओं को भी अंश को निर्गमन किया जाता है। विक्रेताओं को मतलब जिससे तुम मशीन खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, लैंड खरीदे, फर्नीचर खरीदे, उसको भी शेयर दे सकते हो। हाँ, ये भी हमने 12वीं में सुना था, कुछ लोग को याद ही नहीं होगा, कोई बात नहीं। एंड इशू टू प्रमोटर्स, प्रवर्तकों को भी निर्गमन किया जाता है। क्या ये बात याद थी? नो सर। फिर कैसा हुआ बताओ? तुम बोलोगे कि नहीं हम प्रैक्टिकल बना लेंगे, वहां प्रैक्टिकल में इसका जर्नल एंट्री पूछेगा, तुम पढ़ के गए 8 एंट्री, वेंडर वाला एंट्री पूछ देगा, प्रमोटर वाला एंट्री पूछेगा, तो कहां से बना लोगे? तो भैया, इशू कितने लोगों को किया जाता है? 3 लोगों को किया जाता है। पहला इशू किसको किया जाता है? पब्लिक को, जनता को। फिर किसको किया जाता है? वेंडर को। फिर किसको किया जाता है? प्रमोटर को। याद कर लेना, 3 टाइप के लोगों को इशू किया जाता है। कौन इशू करेगा? कंपनी। क्या इशू करेगा? शेयर्स। किसको इशू करेगा? 3 लोगों को, एक को जनता, एक विक्रेता और एक प्रमोटर। प्रमोटर वो होता है जो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए शुरुआती दौरों पर समय समय देता है, शुरुआती दौर का काम करता है, रजिस्ट्रेशन करना, आइडिया लाना, सब काम प्रमोटर ही करता है। ठीक है, हाँ। चलो, इशू टू पब्लिक, पब्लिक को इशू करने का, पब्लिक को इशू करते हैं तो कैसे कैसे एंट्री बनता है मैं तुमको याद दिलाता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं, पब्लिक को 2 तरीके से इशू किया जाता है, एक इंस्टॉलमेंट में और एक लमसम में। एक होता है किस्तों में, एक होता है किस्तों में, और एक होता है एक मुश्त में। तो मैं तुमको इंस्टॉलमेंट का बता देता हूँ, इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री बनती है, हल्का सा बताऊंगा सर। वो बड़ा सा लेक्चर में 8 एंट्री सिखाते नहीं बैठूंगा, वो 8 एंट्री हम बच्चों को आता है भाई, हम सभी तैयारी कर रहे हैं सब ऑडिटर का, तो अकाउंट्स हम सभी बीकॉम में ग्रेजुएट है, हमको पता है वो 8 एंट्री, बस हल्का से लिखूंगा। 8 एंट्री में से पहला जो 2 एंट्री बनता है, पहला होता है, एक मिनट, पहला एंट्री बनता है एप्लीकेशन का, फिर बनता है किसका, अलॉटमेंट का, याद आ रहा है क्या? फिर एक बनता है किसका, फर्स्ट कॉल का, फिर किसका बनता है, सेकंड कॉल का। सर ये एंट्री का जन्म कैसे हुआ है, एंट्री कैसे बनाते हैं, इसका बेसिक क्या है, ये हम 12th वाले बच्चों को बताते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि तुमको पूरे डिराइव ना सिखाऊं कि एप्लीकेशन का नाम एप्लीकेशन ही क्यों पड़ा, अलॉटमेंट का नाम अलॉटमेंट ही क्यों पड़ा, मैं इतना नहीं सिखाने वाला। 12th वाले बच्चों को हम लोग कम से कम इस चैप्टर को 1 महीना सिखाते हैं, उतना नॉलेज अभी नहीं दूंगा, लेकिन इतना दूंगा कि तुमको अधूरापन ना लगे। बस ये मत पूछ लेना एप्लीकेशन का नाम एप्लीकेशन ही क्यों पड़ा था, वैसा पढ़ना तो मेरी 12th के बैच को बैठोगे किसी दिन, समय मिलेगा तब उतना डिटेल मिलता है, बट अभी वैसा नहीं। ठीक है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का 2 एंट्री बनता है, अलॉटमेंट का 2 एंट्री बनता है,
फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री बनता है, सेकंड कॉल का 2 एंट्री बनता है। ओके सर। पहला एंट्री बनता है रिसीव का, दूसरा एंट्री बनता है कैपिटल में ट्रांसफर का। सर हम तो ऐसा नहीं सीखे, तुम जो सीखे वो भी सिखाऊंगा, पहले इसको तो देखो, मेरा ट्रिक तो सीखो। अलॉटमेंट में पहले मांगने का, फिर मिलने का, फिर मांगने का, फिर मिलने का, फिर मांगने का, फिर मिलने का। ये कैसा टाइप का एंट्री सिखा रहे हो? एप्लीकेशन में पहले मिलने का एंट्री आता है, मैं तुमको बस एक बार मिलने का एंट्री बता देता हूँ क्या होता है, एक बार मांगने का एंट्री बता देता हूँ क्या होता है, पूरा एंट्री अपने बन गया। क्या 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 सुनो, मैं बोला यहाँ रिसीव है, यहाँ रिसीव है, यहाँ रिसीव है, यहाँ रिसीव है, मैं तुमको रिसीव करने की एंट्री बता देता हूँ क्या है, सब जगह सेम लग जाएगा। अरे वाह। फिर मैं तुमको बता देता हूँ ड्यू की एंट्री क्या होती है, एक बार वो बता दे तो सब जगह लगा लो। 8 एंट्री गधे टाइप का कौन पढ़ता है सर, है ना? तो रिसीव करने का एंट्री क्या बनेगा, रिसीव करने से बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सब में बैंक अकाउंट डेबिट, और जहां से पैसा है उसका नाम लिख लो। हो गया। देखो पहला एंट्री क्या बनता है, रिसीव करने का क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा मिला, टू शेयर एप्लीकेशन। फिर इधर आ जाओ, इसका, ये अच्छा नंबर वाइज देख लेना ना, ऑर्डर सही होना चाहिए, सभी का ऑर्डर सही होना चाहिए, अपने मन से पहले रिसीव का नहीं हो जाएगा, जो ऑर्डर लिखा इसी ऑर्डर में एंट्री पास होती है। ठीक है। अलॉटमेंट में जाऊंगा, नंबर 4 वाला एंट्री रिसीव का बनता है, तो फिर क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा, अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर नंबर फर्स्ट कॉल का छठवा एंट्री में जाओगे, फिर रिसीव का एंट्री, तो क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। फिर यहाँ जाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, हो गया रिसीव की एंट्री खत्म। अगला कैपिटल में ट्रांसफर करने का, इसी को मैं थोड़ा सा ड्यू बोल देता हूँ, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, इसकी एंट्री बनेगी, इसको थोड़ा सा दूर करते हैं, इसको यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट लिखता हूँ, और रिसीव ड्यू करने की एंट्री में टू कैपिटल लिख देता हूँ। ये कैपिटल की एंट्री ही ड्यू की एंट्री होती है, यहाँ पर टू कैपिटल आएगा, अब इसको पुट कर दो हर जगह। अच्छा टू कैपिटल तो डेबिट कौन होगा, एप्लीकेशन। यहाँ पर ड्यू मतलब टू कैपिटल, कैपिटल टू हो जाएगा तो कौन डेबिट हो जाएगा, अलॉटमेंट। यहाँ ड्यू तो क्या बनेगा, टू कैपिटल, इसमें भी टू कैपिटल तो कौन बन जाएगा, समझ रहे हो? या तो फिर वही पुराने जमाने की एंट्री चाहिए, मैं तो लिखा दूंगा पुराने जमाने की 8 एंट्री, आपको भी लगेगा वही पढ़ रहे भैया, एक चीज पढ़ लो ना, पूरा 8 एंट्री मेरे हाथ में है ना। कई लोग बोल रहे नहीं, ये तो हम लोग कैसे, ऐसा तो कभी सीखे ही नहीं है भैया, तो मैं वैसे ही सिखा दूंगा, लेकिन वैसा मत पढ़ो ना, आप कहाँ 8 एंट्री अभी याद करके बैठोगे, उम्र निकल चुका है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। एक ड्यू का एंट्री याद कर लो, एक रिसिप्ट का एंट्री याद करो, जहां मिलता है वहां लगा दो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ड्यू का एंट्री, यहाँ पर ड्यू का एंट्री, ड्यू का एंट्री, ड्यू का एंट्री में कौन क्रिएट होगा, कैपिटल। रिसीव का एंट्री में कौन डेबिट होगा, बैंक। दूसरे साइड कौन आएगा, जो हेड है वो लगाकर एंट्री खत्म कर देते हैं। सर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, चलो अगर मैं इसका एंट्री बोलता हूँ, तो फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होता है, ड्यू ड्यू में मतलब टू कैपिटल होगा, और फर्स्ट कॉल डेबिट हो जाएगा। रिसीव रिसीव का मतलब बैंक डेबिट हो जाएगा, और टू फर्स्ट कॉल हो जाएगा। बन गया ना एंट्री। पहला एप्लीकेशन में पहले रिसीव, फिर ड्यू, फिर अगला ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। तुमको जमता है तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर मैं पीडीएफ में लिख के दे दूंगा, 8 एंट्री याद कर लेना। नहीं वैसा नहीं करना, आप इतने कमजोर नहीं हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो कि 8 एंट्री याद करके पढ़ूं, हम लोग वैसा नहीं है। ये 8 एंट्री यहाँ से खत्म हो जाती है। सर क्या समझ लो, रिसीव में बैंक डेबिट होता है, सर समझ लो ड्यू ड्यू में कैपिटल क्रेडिट होता है, सर कॉम्बिनेशन क्या, पहला रिसीव फिर ड्यू, फिर अगला क्या है, ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। ये ऑर्डर होना चाहिए, तब जाकर तुम्हारे 8 एंट्री बनती है। हालांकि कुछ लोगों को पकड़ में आ गया होगा कि सर क्या बता रहे हैं, तुमको थोड़ा सा स्मार्ट ही बना रहा हो भाई, गधा नहीं बना रहा हो कि ऐसा ऐसा पढ़ के रख लो आगे। तो यहाँ से 8 एंट्री बनती है। ठीक है। सॉरी, 8 एंट्री क्या, इंस्टॉलमेंट की एंट्री है। अगर इंस्टॉलमेंट नहीं होगा, लमसम होगा, लमसम होगा, पूरा पैसा एक साथ मिल गया, पूरा पैसा एक साथ मिलेगा तो क्या एंट्री बनेगा, पूरा पैसा एक साथ मिल गया ना, तो ये वाली 2 एंट्री बनेगी, पहला वाला 2 एंट्री बनेगा। लेकिन पूरा पैसा जब एक साथ मिलता है तो उसकी एंट्री देख लो कैसे बनता है। पहले मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं, एप्लीकेशन आया और पैसा बांट दिया, शेयर बांट दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अगला किसका एंट्री बनेगा, रिसीव बन गया तो ड्यू, ड्यू में क्या होता है, टू कैपिटल, तो पहले टू कैपिटल लिख ले, और डेबिट में किसको कर लेना, इसको कर लेना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर ये दोनों को मिलाकर कब लिखते हैं, सर ये दोनों को मिलाकर तब लिखते हैं बेटा जब लमसम में एक मुश्त में पैसा आ जाएगा तो ऐसा, किस्तों में पैसा आएगा तो ऐसा। ठीक है, तो ये तुम्हारी एंट्रीज खत्म होती है। और माफी चाहूंगा जो लोग इस एंट्री को समझ में नहीं पा रहे, नहीं नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको वो 8 एंट्री का आदत पड़ा तो वैसा नहीं पढ़ाना चाहिए अब, और वो 8 एंट्री में पीडीएफ में डाल के लिख भी दूंगा तुम्हारे लिए।
थोड़ा सा स्मार्ट बनो यार, कहाँ उस पैटर्न में बैठे हो। एंट्री तो सिखाएंगे, वैसे भी 8 एंट्री का क्वेश्चन तो तुम्हारा सब्जेक्टिव है नहीं जो बनेगा, एमसीक्यू है ना, तो तुमको क्या लगता है 8 एंट्री बनेगा? नहीं। काम का चीज होता तो सर वैसे छोड़ देते क्या? नहीं छोड़ देते। अब इतना सारा टॉपिक इतना डिटेल गया तो ऊपर ऊपर कैसे चढ़ा दिया? उसका काम ही नहीं आने वाला, 8 एंट्री थोड़ी ना बनेगा। आओ, इश्यू टू वेंडर, वेंडर को इश्यू करने का क्या मतलब होता है? ये कंपनी, ये वेंडर, वेंडर का नाम रख लेता हूँ फिर से, रामू। ओके। अब कंपनी क्या किया, वेंडर से मशीन खरीदा, मशीन खरीदा 5 लाख रुपए का। ये विक्रेता, रामू से मैं 5 लाख रुपए का मशीन खरीदा। अब कंपनी उसको स्कीम दे रहा है, देखो भैया रामू, तुमको मैं 5 लाख दे देता हूँ तो आज पैसा ले जाकर खा के खत्म कर दोगे। अगर मैं तुमको 5 लाख का पैसे की जगह पर 5 लाख का शेयर दे देता हूँ, तो तू एक मेरे कंपनी का मालिक भी बन जाएगा और तेरा 5 लाख कल चल के बढ़ेगा भी, प्लस तेरे को डिविडेंड भी मिलेगा। बोल पैसा चाहिए कि शेयर चाहिए? रामू बोलेगा शेयर दे दो सर। है, मशीन तो जाएगा, मेरे पास 5 लाख आएगा तो मैं खा जाऊंगा, इससे अच्छा 5 लाख के बदले 5 लाख का शेयर दे दो, मालिक का मालिक बनूंगा, डिविडेंड का डिविडेंड मिलेगा और शेयर 5 लाख का कल चल के बढ़ेगा भी। तो वो इशू टू वेंडर में आता है। तो क्या एंट्री बनेगी सर इशू टू वेंडर का? मशीन खरीदोगे, मशीन खरीदोगे और क्या दे दोगे? शेयर दे दोगे। एंट्री नहीं सिखाऊंगा, थोड़ा सा बोलूंगा, मशीन खरीदोगे और शेयर दोगे, मशीन खरीदोगे शेयर दोगे, तो मशीन खरीदने की एंट्री सुनाओ क्या बनेगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे? रामू से। रामू कौन है? वेंडर। मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फिर वेंडर को बोले कि वेंडर शेयर ले जा, ये बन गया शेयर कैपिटल, बन गई तुम्हारी एंट्री। सर एंट्री इतना टफ नहीं होता यार, हम छोटे छोटे बच्चों का ऐसी पानी टाइप का सिखा देते हैं। कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, पैटर्न जरूरी होता है। तो बोलो मशीन खरीदा, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अगला वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। भैया अगर मैं शेयर की जगह उसको डिबेंचर दूं, अच्छी बात है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? तो आ गया शेयर की जगह डिबेंचर, या तो तू क्या लिख दे यहाँ पर? डिबेंचर। भैया 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 अगर मैं उसको वेंडर को शेयर के जगह, शेयर डिबेंचर का जगह पर शेयर और डिबेंचर दोनों दूं, तो ठीक है, तो दोनों दे दे, हमको तो कैसे भी बन जाएगा। सर 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 लेकिन वो वेंडर बोलता है कि आधा पैसा का शेयर दे दो और आधा पैसा नकद दे दो। ओके भाई, तो यहाँ पर तू आधा पैसा पैसा दे दे नकद, बैंक देंगे, और आधा शेयर दे दे। सर अगर वो बोलता है कि मेरे को बिल्स पेबल दे दो, तो बिल्स पेबल लिख ले। सर बोलता है बैंक ड्राफ्ट, तो बैंक ड्राफ्ट लिख दो, कोई टेंशन नहीं है सर, वो जो बोलेगा वो लिख देना। आगे चल के कैसे क्वेश्चन बनेगा नहीं पता। हम जब बहुत डिटेल में पढ़ाते थे, मतलब पढ़ाते हैं जिन बच्चों को, उनमें तो फिर हर टाइप की वैरायटी आ सकती है। तुम्हारे में बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, क्योंकि उतना सारा तुम नहीं पढ़ सकते। मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू जो भी, शेयर है तो शेयर दे दो, डिबेंचर है तो डिबेंचर दे दो, पैसा है तो पैसा दे दो, बिल है तो बिल दे दो, बैंक ड्राफ्ट है तो बैंक ड्राफ्ट दे दो, दैट्स इट, खत्म सर। इसकी एंट्री, वहां की 8 एंट्री, यहाँ की 2 एंट्री, लिख लेना। हम्म। इशू टू प्रमोटर्स, ये बार बार इशू टू आता है तो दिमाग चलता है क्या इशू कर रहा होगा? क्या इशू कर रहा होगा? शेयर या फिर डिवेंचर। तो जो भी इशू करेगा वो जाएगा ना। तो शेयर कैपिटल, शेयर इशू कर दिया तो किसको इशू कर रहा हूं? प्रमोटर्स। तो भाई प्रमोटर को जब इशू करते हो तो प्रमोटर मत लिख देना, गुडविल लिखना। अब आया ना? गुडविल लिखना, गुडविल, गुडविल। जो प्रमोटर होता है भाई, प्रमोटर का अपना फेमस होता है, इसलिए वो आइडिया लाया, वो कंपनी को खोलने का आइडिया लाया, वो कंपनी को ओपन कर रहा है, कंपनी को शुरुआत का पूरा काम वही कर रहा है, मेमोरेंडम वही बना रहा है, रजिस्ट्रेशन का काम वही कर रहा है, प्रमोटर है वो, मेन मालिक वही है। तो वो अपने आप को जब शेयर देगा तो क्या नाम से लिखेगा? गुडविल। सिंपल वर्ड में याद रख लो, प्रमोटर को इश्यू करने से गुडविल बोलते हैं। लेक्चर लेना होगा लंबा तो फिर तुमको कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा, उतना समय नहीं है तुम्हारे पास, और कंपनी लॉ पार्ट ऑफ भी नहीं है, लॉ में नहीं है तुम्हारा। ठीक है, तो वेंडर को देगा, एसेट खरीदने के कारण देते हैं। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, संपत्ति खाता विकलन विक्रेता से, और उसके बाद विक्रेता को डेबिट कर देना, और उसके बाद जो भी होगा वो दे देना। लेकिन प्रमोटर्स को देगा तो क्या लिखना पड़ेगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये बहुत जबरदस्त एंट्री है, मेरा फेवरेट एंट्री में से ये रहता है, क्यों अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता है। तुम भी बताना, पता था क्या ये वाला टॉपिक वेंडर वाला? हाँ सर, आ जाओ, एकदम हम लोग क्लोज क्लोज में आ चुके हैं। अपने एंट्रीज के अगले क्वेश्चंस, अगले जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग पूरा एमसीक्यू पढ़ेंगे, बट थोड़ा थोड़ा सा और बचा हुआ है। यस सर, इशू एट पार, बोलो सबको याद है? इशू एट पार, बिल्कुल बिल्कुल याद होगा। सब मूल्य पर निर्गमन, अगर 100 रुपए का शेयर है और उसको 100 में बेचूंगा,
100 रुपए का शेयर को 100 में बेचूंगा तो उसको क्या बोलते हैं, इशूड एट पार। 100 रुपए का शेयर को अगर मैं 120 में बेचूंगा, ज्यादा में कंपनी बेच रहा है, तो इशूड एट अ प्रीमियम, प्रीमियम पर निर्गमन। और वहीं अगर 100 रुपए के शेयर को मैं कम में बेचूंगा, 100 रुपए के शेयर को मैं कम में बेचूंगा, तो उसको बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट, बट्टे पर निर्गमन। बट द अपडेट इज, शेयर्स को, अंशों को डिस्काउंट में, छूट में निर्गमन नहीं किया जा सकता। जो लोग ने बहुत लंबी गैप हो चुकी है पढ़ाई करके, जो ग्रेजुएशन हो गया 10-12 साल हो चुका है या उससे ज्यादा समय हो चुका है, उनको मैं अपडेट करा दूं कि अंशों का डिस्काउंट में निर्गमन नहीं किया जाता, बट्टे पे निर्गमन करना बंद कर दिया जाता है। जब मैं पहले पढ़ाता था तब ऐसा होता था। अभी करेंटली मेरे ख्याल से 10, 8, 12 साल तो हो गया कि ये बंद कर दिएगा, उसके पहले था ये। ठीक है, तो इस शेयर को किस पे इशू कर सकते हैं, फेस वैल्यू पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिस्काउंट पर री इशू कर सकते हैं। लिख लेना, अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट में नहीं हो सकता, लेकिन री इशू हो सकता है। अब री इशू क्या, थोड़ी देर बाद डिबेंचर तीनों में इशू हो सकता है। डिबेंचर, डिबेंचर ऋण पत्रों का तीनों प्राइस पर इशू हो सकता है, कम ज्यादा सेम। शेयर को या तो तुम किस में बेचोगे, शेयर को सेम प्राइस में बेचोगे या फिर हाई प्राइस में बेचोगे। डिबेंचर को तीनों प्राइस में बेचा जा सकता है। शेयर को री इशू किया जा सकता है, डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता, निर्गमन नहीं किया जा सकता, पुनः निर्गमन किया जा सकता है। कहीं पर नोट बना लेना जी, ठीक है, पीछे करके फिर से सुन के लिख लेना। अगला, ओवर सब्सक्रिप्शन, यस सर पता है। अति अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जितना हम शेयर हम लोग बेच रहे चाह रहे थे उससे ज्यादा पब्लिक आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अगली क्लास में जब हम एमसीक्यू पढ़ रहे होंगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन जब ज्यादा फॉर्म आ जाता है तो कंपनी क्या करेगा, जब ज्यादा फॉर्म आ जाता है तो कंपनी क्या करेगा, देयर इज टू ऑप्शन। पहला ऑप्शन, या तो कंपनी उनका पैसा वापस कर देगा, या तो कंपनी उनका पैसा एडजस्ट करेगा। कुछ याद आ रहा है सर, या तो कंपनी उनका पैसा वापस कर देगा, या तो उनका पैसा कंपनी क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। सर कैसे वापस होता है, कैसे एडजस्ट होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एमसीक्यू को पढ़ाते पढ़ाते सिखाऊंगा, बेमतलब का समय उसमें खराब नहीं करूंगा। बोलो बोलो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ज्यादा फॉर्म आ गया, मैं 5 लाख बेच रहा था, 10 लाख लोग आ गए, तो उनको क्या करेंगे, या तो 5 लाख लोगों का एक्स्ट्रा जो पैसा उसको वापस कर देंगे, या फिर उनका पैसा को एडजस्ट करेंगे थ्रू प्रोराटा, अनुपातिक आवंटन के द्वारा किया जाता है। खैर वो तुम्हारे लिए नहीं है, बेसिक्स में ऐसा है। अंडर सब्सक्रिप्शन, जितना मैं शेयर बेच रहा था, 5 लाख बेच रहा था, उससे कम शेयर आ गया, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, खरीदने नहीं आए लोग। 69 पोस्ट सब ऑडिटर का निकला था, केवल और केवल 50 लोगों ने फॉर्म भरा। सर ऐसा तो नहीं हो सकता, हाँ भाई नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूं कि अगर कंपनी इश्यू कर रहा है तो उससे कम फॉर्म आया है तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो जब अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो ना रिटर्न होगा ना एडजस्टमेंट होगा, कम लोग आएंगे तो जितने लोग आएंगे उनको देंगे। लेकिन सर यहाँ पर मेरा रूल काम आता है एक बहुत जबरदस्त, और मेरा काम वही है भैया, रूल्स अवगत कराना तुमको। रूल्स बता दो, अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा ना शेयर, मैं बांट रहा हूँ 1 लाख शेयर, चलो 5 को हटा देता हूँ, मैं बांट रहा हूँ कितना, 1 लाख शेयर। पब्लिक आया मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 60,000 शेयर, मैं शेयर बेच ही नहीं सकता पब्लिक को, इसके पीछे एक रूल है। ठीक है, आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, सुनना, जितने लोगों को याद होगा, वीडियो अभी पॉज होने वाला है, आप लोग पॉज करेंगे। कितने परसेंट से कम शेयर आएगा तो कंपनी इशू नहीं कर सकता, कैंसल करना पड़ेगा, सेबी परमिट नहीं करता कि इतने परसेंट लोग आ ही नहीं रहे, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, तो तुम जनता को अंशों का निर्गमन नहीं कर सकते। वो परसेंट क्या है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, अगर तुमको पता है कि कितना परसेंट से कम शेयर आने से कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, बताओ, मैं तो भी बताऊंगा। जल्दी से वीडियो को 2 मिनट रुक जाओ, मैं भी लगातार बोला, थोड़ा सा सांस ले लो, तुम भी सुन लो, सोच लो क्या बोल रहा हूं मैं। अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, कितने परसेंट से कम शेयर आएगा, इतने परसेंट से कम शेयर आएगा तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता, बंद हो जाएगा, आईपीओ लॉन्च नहीं कर सकता, जनता को नहीं दे सकता, वो 1% है। याद आया, टाइप करो टाइप करो, मैं तो बाद में पढ़ूंगा कि कितने लोग लिखते हैं, और कई लोगों का नाम भी याद हो रहा है, जितने लोग कमेंट करते हैं दिख जाता है, हाँ इन लोगों का बहुत फ्रिक्वेंट कमेंट आता है। डन सर, देखो 90% से टोटल शेयर का, जितना शेयर में इशू कर रहा था, 1 लाख शेयर इशू कर रहा था, 1 लाख का 90% कितना होता है, चेक कर लेना, कितना आएगा तुम्हारा, 90,000।
अगर इससे भी कम जनता आ रही है, 60,000 जनता आ रही है, तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता। 90% से अगर कम लोगों ने सब्सक्राइब किया, आपका जो भी इशू शेयर था, 1 लाख इशू शेयर था, उसका 90% निकालना। अगर उसका 90% से भी कम लोग आए हैं, 40,000, 50,000, 30,000, नहीं इशू कर सकता, बंद। वापस कंपनी जाएगी, फिर कुछ सोचेगी, कहीं और से पैसा लाएगी। तो काम का पॉइंट था 90%। ठीक है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, पहले ये पढ़ना फिर ये पढ़ना। आप उल्टा क्यों लिखे, मैं कुछ और सोच के उल्टा लिखो, बाद में बताऊंगा। पहले कॉल्स इन एरियर, दत्तयाचना, बोलो क्या होता है दत्तयाचना, कॉल्स इन एरियर। जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स का पैसा नहीं देगा, जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स का पैसा नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, अदत्त याचना। जैसे मान लो तुमने 10 रुपए का शेयर खरीद लिया, तो 10 रुपए का सामान तो लेके चल गए, तुमने कंपनी को सिर्फ 2 रुपए दिया। कंपनी फोन करके बोला कि लाओ फर्स्ट कॉल का पैसा, तुम नहीं दे रहे हो। कंपनी फोन करके मांग रहा सेकंड कॉल का पैसा, तुम नहीं दे रहे हो। फाइनल कॉल का पैसा तुम नहीं दे रहे हो, तो कंपनी क्या करेगा? तुम जब पैसा नहीं दोगे तो एंट्री पास करेगा, कॉल्स इन एरियर, शेयर का पैसा नहीं दिया, पब्लिक ने शेयर का पैसा नहीं दिया, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर, अदत्त याचना। फिर आगे कंपनी क्या करेगा? कंपनी तेरे शेयर को जब्त कर लेगा, उसको क्या बोला जाता है? यस, सही बोले, फॉरफीचर ऑफ शेयर। तुम्हारे शेयर को कैंसिल करेंगे, और तुमने जो पहले पैसा दिया है उसको रोक लिया जाएगा। सिंपल सा, अगर तुमने किस्तों में गाड़ी खरीदा, तुम ईएमआई नहीं चुका रहे, तो क्या करेगा कंपनी? तुम्हारे गाड़ी को उठा के लेके चल जाएगा। और तुमने जितना पैसा डाउन पेमेंट में दिया होगा, तो क्या वो पैसा चुकाएगा कंपनी? वापस नहीं चुकाएगा, बोलेगा तुम्हारी गलती है। तो यहाँ पर फॉरफीचर शेयर्स का होता है, लेकिन प्राइस आता है जितना पैसा वो नहीं दिया। रुको रुको रुको, आराम से आराम से। 10 रुपए का एक शेयर था, तुमने 4 रुपए पे कर दिया है, तुमने 6 रुपए पे नहीं किया है। तो जितना रुपए पे नहीं किया उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर, दत्त याचना। इतना रुपए नहीं दिया, तो कंपनी तुम्हारे शेयर्स को कैंसिल कर देगा। उसके बाद तुमने कितना पैसा दे दिया था? 4 रुपए, वो 4 रुपए कंपनी रोक लेगा। एक्चुअल में ये होता है जी फॉरफीचर, नहीं दूंगा तेरा 4 रुपए, ये फॉरफीचर होता है। लेकिन पूरे प्रोसेस को फॉरफीचर बोल देता है। तो एक मिनट एक मिनट, तुमने जितना कंपनी को पैसा दे दिया है, वो पैसा तुम्हारा जब्त हो जाएगा, तुम्हारा शेयर कैंसिल। और तुमने जो 4 रुपए दे दी ना, पेड मनी जो चुकाया है, वो कंपनी क्या कर लेगा? फॉरफीचर। इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तो ये होता है, पहले जब पैसा नहीं दोगे, पैसा नहीं दोगे, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल सीनियर। कॉल सीनियर होगा तो फिर क्या होगा? फॉर फीचर। कंपनी क्या करेगी? तुम्हारे शेयर को दोबारा फिर से बेचेगी, तुम्हारा शेयर को तुमसे लाने के बाद फिर से बेचेगी, तो फिर से बेचेगी, तो उसको क्या बोला जाता है? री इश्यू ऑफ शेयर, अंशों का पुनः निर्गमन, फिर से बेचेगी। सर सीरीज है पूरा, पैसा नहीं दोगे तो कॉल सिनेरियर, फिर क्या होगा? फॉर फीचर, हरण। हरण के बाद क्या होगा? पुनः निर्गमन, रीइश्यू होगा। और जब दोबारा रीइश्यू होगा, तब तुम्हारा क्या निकलने वाला है? कैपिटल रिजर्व, पूंजी संचय। यही से एमसीक्यू बनेगा, लेकिन आज नहीं, अगली वीडियो में प्रैक्टिस कराते कराते दिखाऊंगा। आज से थ्योरी का है। तो बोलो, अंशों का निर्गमन, पुनः निर्गमन, उसके बाद क्या बनता है? कॉल सिनेरियर। तो 4 लोग एक साथ है, अदत्त याचना, कॉल सिनेरियर, फॉर फीचर, रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व, चारों एक साथ आएंगे। इधर आ जाओ। फिर कौन सा बोला मैं? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स एडवांस का मतलब क्या होता है? कोई शेयर होल्डर था जो पहले से पैसा दे दिया, कोई शेयर होल्डर है जो पहले से पैसा दे देगा, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। लेकिन मेरा यहाँ पर तुम्हारे लिए एक और टॉपिक अच्छा है, सर जो सिखा रहे हैं वो तो बहुत डिटेल में जाऊंगा मैं। बोलो, अगर कोई आदमी पैसा नहीं देगा, तो क्या तुम उससे ब्याज लोगे? तुम्हारी कंपनी है, सोचो, तुम्हारी कंपनी है, सर ने तुम्हारा शेयर ले लिया, पैसा नहीं दिया, फॉरफीचर तो करोगे, बात की बात है, तो क्या सर से ब्याज लोगे? हाँ, सर से ब्याज लेंगे। और सर ने अगर तुमको पहले से पैसा दे दिया, तो तुम खुशी से ब्याज दोगे। रुको रुको रुको, दिमाग नहीं चल रहा है तुम्हारा। रात के पढ़ रहे होगे तो नींद आ रहा होगा, नहीं आना चाहिए नींद, या तो दिन में पढ़ो, ठीक है, लेकिन नींद को मुंह धोकर पढ़ो, यहाँ पर बहुत काम का चीज है। पब्लिक में से एक आदमी ने पैसा नहीं दिया, तो ये सब ब्याज मांगेगा, चल पैसा नहीं दिया, ब्याज दे। ठीक है। और एक आदमी है जिन्होंने पहले से पैसा दे दिया, तो कंपनी खुशी से उसको ब्याज देगा। अच्छा, तू पूरा पैसा एक साथ दे दिया, ले मेरे तरफ से ब्याज रहा। अब यहाँ पर फिर से वीडियो पॉज होना चाहिए तुम्हारे तरफ से। कितने लोगों को याद है कि कॉल्स इन एरिया और कॉल्स इन एडवांस में कुछ परसेंट लगता है? कॉल्स इन एरिया और कॉल्स इन एडवांस में कुछ परसेंट लगता है। जो बहुत पहले पढ़े हैं उनका परसेंट अलग है, चेंज हो चुका है। दत्त याचना और अग्रिम याचना में 1% लगता है, कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो इतना परसेंट ब्याज लगेगा, और ज्यादा पैसा दे दिया हो तो इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। ये कितना परसेंट है आपको पॉज करके लिखना है, प्लस
अगर परसेंट याद है तुमको, रुक जाओ, टाइप कमेंट वाले रुक जाओ। अगर तुमको परसेंट याद है तो वो कहाँ पर लिखा है कि इतना परसेंट रखना, उसके लिए कुछ टेबल नंबर होता है। अगर वो टेबल नंबर ए से लेकर जेड में कुछ तुमको याद है तो बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी है, इतना डेप्थ नॉलेज तुमको मिलेगा, सलूट हो जाएगा तुम्हारे लिए कि भैया इतना अच्छा नॉलेज है तुम्हारे पास कि कितना परसेंट ब्याज लगेगा कॉल्स इन एरियर का, कॉल्स इन एडवांस में, और कौन से टेबल नंबर में दिया है वो बताना है। पॉज करो, जल्दी से लिखो। कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, वीडियो को पॉज कर सकते हो, कमेंट में डालो कितने लोगों को याद है। पुराने जमाने वाले जो बहुत पहले पढ़ाई करे हैं वहां पर परसेंट अलग हुआ करता था, अभी चेंज हो गया, अमेंड हो गया है। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा ये टॉपिक। चलिए, कोई झाग तो नहीं लिया था ये टॉपिक से, ये देखो यहाँ लिख के रखा था मैंने, देखो। कॉल्स इन एरियर आदत्य याचना पर टेबल नंबर एफ शेड्यूल 1 में 10% एक साल का मिलता है। एक साल का ब्याज इससे लिया जाएगा कंपनी, तुम पैसा नहीं दे, अब 10% ब्याज लगेगा तेरे ऊपर। टेबल नंबर एफ शेड्यूल वन याद नहीं रखते तो टेबल एफ तो याद ही रखो, टेबल एफ का नियम लगता है। और कॉल्स इन एडवांस अग्रिम याचना पर 12% लगता है टेबल नंबर एफ शेड्यूल 1 में। 12% एडवांस में, सर ये हम लोग पढ़े थे, हाँ पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। पुराने जमाने में 5% और 6% हुआ करता था। पुराना जमाना मतलब भाई बहुत साल हो गया मेरे को पढ़ाते, मेरा ये 18वां साल या 19वां साल है पढ़ाते, बहुत पहले से पढ़ा है। तो उस समय के बच्चों को हम पढ़ाते थे 5% और 6%, और अभी वाले को पढ़ाना पड़ता है 10% और 12%। सर ये पेपर में भूल जाएंगे तो कैसे करेंगे? इसको याद करने का एक ही तरीका है, जब भी आप बोलते हो ना तो पहले ही क्या बोलते हैं मालूम है? कॉल इन एरियर बोलते हो, और उसके बाद क्या बोलते हो? कॉल इन एडवांस। हमेशा ऐसा, जब भी डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं, प्रॉफिट और लॉस बोला जाता है ना? वैसे ही एरियर और एडवांस बोला जाता है, आदत और अग्रिम बोला जाता है। तो जो पहले बोलते हो और जो बाद में बोलते हो, जो पहले बोलते हो उसमें पहला परसेंट, जो बाद में बोलते हो उसमें बाद का परसेंट। 10 और 12, 10 पहले आता है 12 बाद में आता है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स एडवांस, सर कहाँ लिखा है ये? टेबल नंबर एफ में लिखा है, टेबल एफ का थ्योरी है ये, वहां पर लिखा हुआ है। सर एमसीक्यू का बहुत काम का टॉपिक है। ब्याज निकालना कैसे होगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल कैसे निकालना सिखाएंगे हम तुमको, लेकिन ये थ्योरी तुमको याद होना चाहिए, ठीक है? एंड ये तो इसका टॉपिक था। डन सर, इतना सारा थ्योरी तुम्हारा है। आज के क्लास में हम पूरा का पूरा कंपनी के बारे में पढ़े, एक बार हल्का सा रिवीजन मारते हैं जल्दी जल्दी। बंद मत कर लो भैया, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं मैं भी। और यहाँ पर कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी नहीं है मुझे जो कर रहा हूँ। कंपनी, कंपनी के कुछ फीचर होते हैं, रजिस्टर बाय लॉ, कानून द्वारा बनाया जाता है ये, ठीक है? परपेचुअल एसोसिएशन होता है, शाश्वत उत्तराधिकार होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कॉमन सील होता है। एक बार पीछे जा जाकर वापस पढ़ सकते हो तुम। इसके बाद शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, वो बारे में बताया मैं। शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताया। प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे टाइप बताया मैंने। इसके बाद कंपनी का टाइप बताया मैंने, ये सब कंपनी का टाइप होते हैं। उसके बाद कैपिटल का टाइप बताया मैंने, कितने सारे कैपिटल के टाइप हैं। फिर धीरे से जर्नल एंट्री की तरफ गया कि इसको इशू कर सकते हैं प्रमोटर्स को, ठीक है? प्रमोटर की एंट्री मेरे लिए बहुत फेमस है, मेरे को बहुत पसंद है प्रमोटर की एंट्री का। ये प्रमोटर की एंट्री थी, कहाँ गया ये प्रमोटर की एंट्री? फिर ये कुछ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तुम्हारे लिए नोट्स पीडीएफ में मिलेगा। नाउ जितने लोगों को भी टेस्ट सीरीज के बारे में जानना है कि सब खरीदे कब खरीदे कब खरीदे, अभी नहीं खरीदना आपको, 1 जून को परचेस करना है। 1 जून को परचेस करना है। अभी बैक साइड टीम बना रही है टेस्ट सीरीज पूरा, पहले से बनाकर नहीं रखे हैं, कुछ कुछ बना हुआ है तो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 जून को आपको परचेस करना है। जितने सारे लोगों ने, अच्छा कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि सर टेस्ट के नंबर्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दो, तो मैंने सब बढ़ा के रख लिया आपके लिए कि भैया टोटल टोटल मेरे पास कितना 14 टेस्ट होंगे, और ईच है 50-50 के क्वेश्चन भी बढ़ा दिया मैंने, 2 फुल टेस्ट होगा। ये टाइम को मैंने जानबूझकर आप लोगों के लिए कम रखा हुआ है कि भैया कम टाइम में पहले प्रैक्टिस करूं, वहां पर 2 घंटा मिलेगा लेकिन कैसे निकलेगा नहीं पता। तो अभी से हमको फास्ट प्रैक्टिस करना है, तो 60 मिनट रहेगा। कुछ कुछ पेपर में जिसमें लगेगा कैलकुलेशन ज्यादा, मैं आपको जो लिंक के थ्रू टेस्ट लेता है उसका समय सीमा पे बढ़ाऊंगा। लेकिन अब तुम्हारा जो भी टेस्ट होगा पेड टेस्ट होगा, जो भी पेड टेस्ट होगा वो सब माइनस मार्किंग होगा। जिन्होंने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया था पहला टेस्ट के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, या फिर मैं आपको बता दूं कि एक चैनल है, व्हाट्सएप का चैनल है, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको उसमें सारा कुछ डिटेल मिल जाएगा, सारा डिटेल मिलेगा। कई सारे लोग दिन भर में फोन आता है, पूछते हैं कि सर टेस्ट सीरीज कैसे करना है, पहला टेस्ट क्या है, वो सारा डिटेल तुमको इससे मिल जाएगा। और डेली मैं आपको लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाता हूँ कि प्रैक्टिस कर पाओ,
ये सारा का सारा इसमें डिटेल मिलेगा तुमको, ऊपर में डाला हुआ है। कितने टेस्ट के सीरीज हैं, क्या क्या है, पहला टेस्ट क्या है, कुछ उसके लिए मैंने बना के भी रखा हुआ है। तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। सर उसको भी फ्री में डाल दो। सर उसके पीछे पैनल टीम लगाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जो प्लेटफॉर्म हमने लिया हुआ है टेस्ट सीरीज का उसको पे करना पड़ता है। और पैसा ही कमाना रहता तो मैं वीडियो को तुमको फ्री में नहीं ला रहा था, मैं कोर्स लॉन्च करके पैसा कमा लेता, वहां पर मुझे ज्यादा पैसे मिलते है ना लेक्चर के। बट वीडियो तो मैं फ्री में रखा हूँ कि आप लोगों को मैं ये टेस्ट सीरीज रखा है बहुत नॉमिनल में, इसमें भी लोग बहुत सेलेक्टिव हो रहे हैं कि 250 रुपए में, 300 रुपए में वहां ज्यादा टेस्ट मिल रहा है। सर क्वालिटी भी तो देख लो, अच्छे क्वेश्चंस भी निकाल रहा हूँ तुम्हारे लिए, और वीडियोस तो इतने अच्छे अच्छे ला रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, और वीडियोस का कोई चार्जेस भी नहीं है तुम्हारा, तो सारा का सारा बचता है बस 300 रुपए का। हमने टेस्ट सीरीज रखा हुआ है, वो अच्छा लगे तो बिल्कुल खरीदो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वीडियो तो जरूर देखो। आपका एट द एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा पर्पस है। टेस्ट सीरीज तो बहुत सारे लोग रिक्वायरमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज लाया, अदरवाइज ऐसा कोई पर्पस भी नहीं था मेरा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, इसको मैं कल ही लॉन्च करूंगा अगला वीडियो भी, क्योंकि ये थ्योरी है, आज इसको खत्म करो। मिलते हैं कल एमसीक्यू शेयर्स के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। नॉर्मल क्वेश्चन तो तुम पढ़ लियो, मुझे पता है कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही रहोगे, तुमको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसको पढ़ के पता चलेगा कि सर क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।